सिंध हुकूमत उज़ैर बलोच के साथ दावतों पर सफाइयां पेश कर रही है, गलत इल्जामात लगा रही है। पहले फैसला कर ले कि उज़ैर बलोच अच्छा आदमी है या बुरा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन से कोई नाराजगी नहीं। क्या बारिशें कोरोना का फैलाव रोक सकती हैं और मास्क लगाकर वर्जिश करना कितना खतरनाक है? कोरोना वायरस और इंसानी सेहत से जुड़े मामलात पर आज करेंगे हम गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। उम्मीद है वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा कराची वालों का और पाकिस्तान के हर शहर वाले का। अगर हम कराची की बात करें तो वीकेंड पर अक्सर ऐसा होता है, मौसम अच्छा हो तो ज्यादा होता है, यानी ज्यादा मौसम अच्छा हो तो ये मामला ज्यादा रिपोर्ट होता है कि सीव्यू पर ज्यादा रश होता है। और ऐसा ही गुज़श्ता रोज हुआ, सीव्यू पर रश था। हालांकि पुलिस एहलकार जगह जगह पर तैनात थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कराची के अवाम रुकने वाले नहीं। अच्छा मौसम हो तो समंदर खींच लेता है, समंदर इनको पुकार लेता है और ये समंदर तक पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रास्ते को फॉलो करते करते। बहुत स्मार्ट हैं कराची वाले। स्मार्ट लॉकडाउन हो तब भी स्मार्टली जहां पहुंचना हो वहां पर पहुंच जाते हैं। रश था। एनीवेज, ये तो बात हमने की समंदर की, सीव्यू की, क्योंकि मौसम सुहाना था और मौसम आज भी सुहाना है। गुज़श्ता रोज भी कुछ मकामात पर बारिश हुई थी और आज सुबह भी कई मकामात पर बारिश हुई, यानी कराची का इलाका, आपका इलाका PCHS और सदर, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बारिश हुई। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे जहां बारिश नहीं हुई। बारिश तो हुई, पानी तो आया, लेकिन क्या गया? अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश आती है तो लाइट जाती है और ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा लाइट जाती है। और ऐसा ही मामला पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कराची में, कि पहली बूंद गिरती है और लाइट चली जाती है। अब कहा यह गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो मुज़ाकरात हुए हैं के इलेक्ट्रिक के साथ, कहा यह जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। यानी वो इलाके जो कि जहां पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना जिन्हें करार दिया जाता है, तो उससे मुतालिक कहा यह गया है कि वहां पर लोड शेडिंग अब नहीं होगी। सवाल यह है कि ये मसला प्रोडक्शन का था या ये मसला डिस्ट्रीब्यूशन का था? ये सवाल के इलेक्ट्रिक से पूछना बनता है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि मसला डिस्ट्रीब्यूशन का था या प्रोडक्शन का था। क्योंकि अगर मसला प्रोडक्शन का था तो वो गवर्नमेंट ने हल कर दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं लोड शेडिंग की, और वो भी गैर एलानी लोड शेडिंग की, तो वो उसके नाम पर कह दिया जाए कि फॉल्ट है, तो समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। क्योंकि पिस्ती कराची की आवाम है, कराची की आवाम परेशान है। और वो ज़ाहिर है परेशान क्यों है? क्योंकि गर्मी के मौसम में जब लाइट ना हो दिन के औकात में, रात के औकात में, तो शहरी परेशान होते हैं। एनीवेज, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से हमने सोचा कि इस अहम मामले पर बात करेंगे। वफाक क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वफाक के नुमाइंदे हैं। इमरान इस्माइल साहब सिंध में हैं, मुलाकातें करते हैं, मामलात को हल कराने की कोशिश करते हैं। वो मामलात किस कदर हल हो जाते हैं? क्योंकि कराची की आवाम देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से वोट मिला है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की आवाम को जवाबदेह हैं। एनीवेज, आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में, बल्कि सबसे पहले हम गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से ही बात करें। इमरान इस्माइल साहब ने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन के लिए वक्त निकाला। बेहद शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि आपसे हमारी गुफ्तगू रही टेलीफोन पर भी। तो हम चाह रहे हैं सबसे पहले हम ये बात आपसे कर लें कि सर, जो ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, असद उमर साहब की तरफ से, कि अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी कराची में। सर, यकीन दहानी पहले भी कई बार कराई गई है, के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कराई गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर इस बार भी ऐसा ही होता है सर कि लोड शेडिंग होती है, उन इलाकों में होती है जहां पर नहीं होनी चाहिए, जहां पर नहीं होती, क्या स्टेप होगा आपका एज गवर्नर? मुझे उम्मीद है कि जो शेड्यूल उन्होंने पोस्ट किया है उसके अलावा कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर होगी तो ये कि इलेक्ट्रिक को भी बता दिया गया है, इसमें मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इसमें ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लेना है और फिर ये मामला कहीं भी जा सकता है। लिहाजा हम फेयर चांस के इलेक्ट्रिक को देना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्ट्रिक को, क्योंकि ये मिला है काम करने के लिए, वो इसको चलाएं। जितनी मदद हमसे हो सकती है हम करेंगे, लेकिन हम कराची के शहरियों को परेशान होने के लिए के इलेक्ट्रिक के आसरे पे नहीं छोड़ेंगे कि अगर वो बंद कर दें बिजली तो बस कोई बात नहीं, बंद हो गई, अब क्या करें। ये रोना अब नहीं चलेगा। अब हमें परफॉर्म करके दिखाना है कि इलेक्ट्रिक ने शहर के अंदर। ठीक, इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है आप साथ मौजूद हैं, इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी बात से, आपकी टोन से, आपके लफ्ज़ों के चुनाव से मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं थोड़े थोड़े के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस से।
सर लोड शेडिंग से मुतालिक ज़ाहिर आपने कहा कि अगर लोड शेडिंग होगी तो आप लोग एक्शन ले सकते हैं, लेना चाहिए भी, लेकिन सर एक और मामला है, वो ओवर बिलिंग का मामला है, क्योंकि इस पर बहुत सी शिकायत मौसूल होती आई हैं। कोई उम्मीद दिला सकते हैं सर उन लोगों को जिन जो मुतासर हुए हैं, जिनको बिल्स इस कदर ज़्यादा आए हैं कि लाइट नहीं आई लेकिन बिल आया है, वापसी होगी उस रकम की जो कि ज़्यादा वसूल की गई है के इलेक्ट्रिक की तरफ से? अगर ओवर बिलिंग साबित हो गई, मैंने नेपरा को आज मैं लेटर लिखूंगा, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे मैं लेटर लिखूंगा नेपरा को कि वो इसका ऑडिट कराएं कराची में ओवर बिलिंग का। और अगर इनकी ओवर साबित हो गई, जो कि कराची में बहुत बड़ी शिकायत है ओवर बिलिंग की। बाय द वे लोग कहते हैं कि जी मेरे घर में उतने ही एसी चलते हैं जितने पिछले साल चला करते थे, कोई नया एसी नहीं लगा, उतने ही लोग हैं घर में जितने पिछले साल होते थे, शायद कम हो गए, उनके बच्चे पढ़ने बाहर चले गए, कईयों के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी के इशू में घर पर नहीं होते, शादी हॉल्स इस वक्त बंद हैं, इंडस्ट्री इस वक्त 30% कम चल रही है, इस वक्त बाज़ारों में वो रौनक या वो लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो इस वक्त लोड शेडिंग का मामला समझ से बालातर होगा अगर ये मज़ीद अब हुई तो। और ये जो ओवर बिलिंग की हम बात कर रहे थे, अगर ओवर बिलिंग साबित हो गई, हम ऑडिट कराएंगे, के इलेक्ट्रिक ने एग्री किया हमारे साथ। मैं आपसे ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये आपका जितना पैसा ओवर बिलिंग के नतीजे में निकलेगा, के इलेक्ट्रिक आपको एक एक पैसा अपने सार्फिन को वापस करने की पाबंद है, करेगी, एंड वील मेक श्योर कि दे शुड डू इट। ठीक, यानी अगर साबित हो गई तो पैसा वापस करेगी के इलेक्ट्रिक। सर लेकिन मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब हमने इस पर गुफ्तगू की लास्ट वीक, तो हलीमा आदिल शेख साहब भी थे, नुसरत सारा अब्बासी साहिबा भी थी, और दोनों ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की नेशनलाइजेशन होनी चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या समझती है, होनी चाहिए? और अगर हो जाती है, आप समझते हैं होनी चाहिए, मसाइल हल हो जाएंगे? सर कहना मुश्किल है और मेरे इस कमेंट से शायद बात किसी और तरफ भी चली जाए, लेकिन मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक का जो प्राइवेटाइजेशन थी वो ज़रा इट वाज डन इन अ हेस्ट, उजलत में की गई, और उसके जो पाबंदियाँ जो के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए थी या हैं, उस पर शायद अमल उस तरह से नहीं हो सका, यानी उनकी अपग्रेडेशन पे शायद अमल उस तरह से नहीं हो सका जिसकी तवक्को थी कि वो हो जाएगा, और इस वजह से कुछ मामला बिगड़े हैं। लेकिन अभी इतने ख़राब नहीं हुए मामला कि हमें कोई बहुत सख्त एक्शन लेना पड़े। हम के इलेक्ट्रिक को भरपूर सपोर्ट करेंगे कि वो कराची के लोगों की ओवर बिलिंग के मामले को हल करें, लोड शेडिंग के मामले को हल करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। अगर कहीं भी लैप्स होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये सख्त कार्रवाई मैं लफ्जी आपसे नहीं कह रहा कि जो हर बार होता है कि नोटिस ले सख्त कार्रवाई होगी, तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बार वज़ीर आज़म इज़ वेरी वेरी सीरियस टू रिजॉल्व कराची इश्यूज इंक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक। सही, यानी वज़ीर आज़म बहुत सीरियस हैं इशूज़ को एड्रेस करने से मुतालिक। सर ये तो मामला हो गया के इलेक्ट्रिक का, क्योंकि आपने क्लियरली 2-3 दफ़ा कह दिया कि एक्शन लिया जाएगा अगर मामला हल नहीं होते। सर दूसरे मामला पर भी कमेंट लेना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि एक मामला ये भी है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, इनकी आपसी जंग ख़त्म नहीं होती, शिकवे ख़त्म नहीं होते, शिकायत ख़त्म नहीं होती। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला सिंध साहब ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म जो है वो सारी कोताहियाँ सूबों पर डाल देते हैं। सर ऐसे बयानात लफ्जी वार दोनों साइड से, मैं ये नहीं कहूँगा एक साइड से, दोनों साइड से सर चीज़ों को बिगाड़ की तरफ ही लेकर जाते हैं, सुलझाव की तरफ लेकर नहीं जाते। देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला को मोहतात बयान देने चाहिए वज़ीर आज़म के बारे में। NCCOC के अंदर मुझे ये बताया गया कि वज़ीर आला जिन चीज़ों पर एग्री करते हैं, फिर उसके बाद उनकी पार्टी के लोग बयान मुख्तलिफ देना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। लिहाजा वज़ीर आला जो हैं वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, सूबे को हेड कर रहे हैं, तो उनको मोहतात बयान देने चाहिए। जो वज़ीर आज़म ने पहले दिन से लाइन ली थी कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है उसका मुतम्मल ये मुल्क नहीं हो सकता, यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, मजाक उड़ाते थे लोग उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन के नाम इंक्लूडिंग उसको पता नहीं और क्या क्या जेम्स बॉन्ड लॉकडाउन और फलाना लॉकडाउन उसके नाम देने शुरू कर दिए थे। आज सारी दुनिया मानती है कि वज़ीर आज़म ने जो फैसला किया था उससे न सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी बची, बल्कि उससे लोगों में इस डिजीज़ की जो ये लगा वायरस वो भी उसमें भी कमी आई थी जो स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में हुआ। सो वी हैव टू एक्सेप्ट, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। खान साहब ने जो अपना स्टैंस लिया वो बेहतरीन स्टैंस था। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने उसको माना, उन्होंने पेपर शाया किया इसके ऊपर के जो पाकिस्तान का स्टैंस था। अब उसको कोई भी अपना ले, सिंध ले ले, पंजाब ले ले,
KPK ले ले, बलूचिस्तान ले, गिलगित बल्तिस्तान ले, उसको कश्मीर ले, जो मर्जी इसको अपनाए। दिस इज़ द राइट एंड सक्सेसफुल फार्मूला टू फाइट कोविड, और ये सबके सामने की बात है। लिहाजा अपनी नाकामियाँ या कोताहियाँ किसी को भी दूसरे के ऊपर डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया देख रही है, आइज़ वाइड ओपन लोग देख रहे हैं, बिल्कुल नोश्ता दीवार है कि एक तरफ था कि नहीं जी सख्त लॉकडाउन ही मसले का हल है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का स्टैंड था कि नहीं है सख्त लॉकडाउन मसले का हल। He proved right, the others proved wrong. That's simple. इसमें कोई बड़ी मैथ्स नहीं है। ठीक, आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म दुरुस्त साबित हुए, तो गलत सिर्फ सिंध हुकूमत तो साबित नहीं हुई, गलत तो फिर पंजाब हुकूमत भी साबित हुई, गलत तो फिर KP हुकूमत भी साबित हुई, गलत तो फिर असद उमर साहब भी हुए, क्योंकि फैसला मुकम्मल लॉकडाउन का असद उमर साहब ने भी ऐलान एटलीस्ट उन्होंने किया था, तो वफाकी हुकूमत ने भी किया था। चलिए सर, ये तो मामला है, लेकिन एक और बात भी है। सैयद गनी साहब से मुतालिक मैं आपसे जा रहा हूँ, कॉमेंट आप कीजिएगा। सर वो ये कहते हैं कि जो तहकीकात हो रही हैं हलीम आदिल शेख से मुतालिक, वो कहते हैं उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये तैयारी कर ली गई है। वो ये भी कहते हैं कि जो इदारा है यानी नैब, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर नहीं सकता और ना ही कर रहा है। मैं वैसे तो सईद गनी की किसी बात पे कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज ही स्टूप्स डाउन टू अ लेवल कि जहाँ पे मैं जाके उनसे बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन ये आपको ज़रूर बता दूँ कि नैब एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कोई काम नहीं करता। अगर वज़ीर आज़म की हिदायत पे या वो हुकूमती अरकान के ऊपर काम न कर रहा होता तो आज तक जितने आप देख रहे हैं केसेस फौरी तौर से निकल आते हैं हुकूमती अरकान के, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज हों या वो पार्लियामेंटेरियंस हों, फौरी तौर से इंक्वायरी होती है और उसका जो भी नतीजा होता है वो नैब खुद जाने। हमारा कोई प्रेशर नैब पर नहीं है टू परफॉर्म, बिकॉज वी वांट टू सी नैब as an independent institution which is becoming fast. पहले तो बड़ा उसको ग्रिप करके रखा जाता था। नैब के जो चेयरमैन है वो हमने तो नहीं लगाए, वो तो पिछली हुकूमत ने लगाए थे, पिछले अदवार के लगे थे। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं इस वक्त। वो चाहे उनको हुकूमती अरकान के लोग मिलें, चाहे अपोजिशन के लोग मिलें, ये जो बात अभी की गई है ना नैब के बारे में, ये सिर्फ नैब को मलाइन करने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि नैब का इमेज जो है उसको शटर करने से जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आता है। सही, क्योंकि सर अब आपने कमेंट कर दिया उनकी बात पर। एक बात उन्होंने डायरेक्टली आपके हवाले से भी की, पीपल्स अमन कमेटी से मुताल्लिक उन्होंने बात की। जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया, उन्होंने कहा कि आपने 3 रुकनी कमेटी कायम की थी और अमन कमेटी को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी। सर ऐसा हुआ था? इससे बड़ा झूठ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। जो शख्स ये बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, झूठा है। मैं आपसे हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि ना कभी इसमें जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था तो ना कभी किसी टेररिस्ट को सपोर्ट किया, ना किसी टेररिस्ट की सपोर्ट हमने सीख की। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि उज़ैर बलोच जो है वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पहले तो ये डिसाइड कर लें। क्योंकि ये एक तरफ तो दिखाते हैं कि जी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और जैसे बहुत संगीन नौयत का मामला है। आई विल टेक इट अप टू द हाईएस्ट लेवल कि ये एक तरफ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ इनकी तस्वीर और इनके सारे शवाहिद मौजूद हैं जिसको ये झुटला रहे हैं मुसलसल कि ये ऐसा नहीं था, वो तो हम शादी में गए थे, वो तो हम यूँ उसके घर चले गए थे, वो तो मिठाई इसलिए खा रहे थे, तो वहाँ इसलिए पहुँच गए थे, सारे रले मिले हुए थे। आज इनको सारा चीज़ अचानक से नज़र आना शुरू होगी, तो पहले ये डिसाइड कर लें कि वो आदमी ठीक था या बुरा आदमी था, तो उसके बाद आगे की बहस लेके ठीक है। वो ये डिसाइड कर लें कि उज़ैर बलोच अच्छा आदमी था या बुरा। लेकिन सर आमिर लियाकत साहब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, और वो डिसाइड कर चुके हैं कि तनकीद उन्होंने करनी है। आप पर भी उन्होंने तनकीद की है, PTI के और रहनुमा पर भी तनकीद की है। वो कहते हैं JIT की बात सब करते हैं, स्पेशली उन्होंने आपसे मुतालिक भी यही कहा कि आपको JIT की पड़ी हुई है। सर ये नाराज़गी की कोई वजह समझ आई है आपको? डॉक्टर आमिर मेरे भाइयों की तरह है और मुझे वो कोई नाराज़गी उसकी नहीं है मेरे से, बिल्कुल वो हंसता बोलता मेरे से रोज़ाना उनसे फ़ोन पे बात भी होती है, कभी नहीं होती मैं कर लेता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, हम मिलते हैं, बैठते हैं, और भाइयों में गिले शिकवे भी हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी कोई मैंने सरगरानी नहीं देखी कि उन्हें कोई किसी किस्म की शिकायत हो। मेरा ख्याल है गलत कॉन्टेक्स्ट में कोई बात उनके लिए। ठीक है, कोई नाराज़गी नहीं है, शिकवे शिकायत तो हो। भाई मैं बेहद शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब साथ मौजूद थे आप, और के इलेक्ट्रिक से बात हमने शुरू की थी, और वज़ारे जो सियासी माहौल है इस वक्त पाकिस्तान का, उस पर भी आपने कमेंट किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज 13 जुलाई है। 79 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था,
20 कश्मीरी शहीद हुए थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है ये। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा वादी के मजलूमों पर आज भी ज़िंदगी तंग है। रोज़ाना जो फुटेजेस वहाँ से आती हैं, जो ख़बरें वहाँ से आती हैं, चाहे भारत कोशिश करे कोई ख़बर बाहर ना जाए, लेकिन ख़बर बाहर निकलती है, तस्वीरें बाहर निकलती हैं। वो तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। फिर भी आलमी ज़मीर अगर ना जागे तो क्या कहा जा सकता है। एनीवेज़ 13 जुलाई क्या हुआ था, इस पर इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के दिन अस्करी क़यादत का पैगाम क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। मुसल्लह अफ़वाज शोहदाए कश्मीर को सलाम अक़ीदत और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। DGISPR ने कहा है कि भारत के मज़ालिम जद्दोजहद आज़ादी दबाने में नाकाम रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। यौम शोहदाए कश्मीर लाज़वाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा के लहू का एक एक कतरा ना फरामोश किया जाएगा और ना ही माफ किया जाएगा। कश्मीर की DGISPR का ये पैगाम, ये तो आपके सामने हमने रखा। उसके साथ साथ सिविल क़यादत का पैगाम क्या है, वज़ीर आज़म इमरान के मुतालिक भी आपसे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों के जद्दोजहद को वो सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के लिए साबित कदमी से खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। यौम शोहदाए कश्मीर पर ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी, जालिमाना, जाबिराना कब्जा कर रखा है। भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखी जाएगी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का दिन दूर नहीं है। इमरान खान साहब का आज के दिन की मुनासबत से यह पैगाम था। अस्करी और सिविल क़यादत का पैगाम तो शामिल किया। प्रोग्राम में आप ज़रा आगे बढ़ते हैं और आज के एक और अहम मौजू की तरफ आपको लेकर जाते हैं। हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि कराची वालों के लिए एक और मसला आ चुका है। वो मसला क्या है? वो है दूध की कीमत जो बढ़ाई गई थी। 10 रुपये बढ़ी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 रुपये भी काफ़ी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अगले माह 15 से 20 रुपये कीमत में मजीद इजाफा होगा। यानी दूध जो पहले 110 रुपये था, यानी वो जो लिखा गया था, मिलता कितने का था ये तो आप भी जानते हैं, समटाइम्स ज़्यादा ही मिल रहा होता है। फिर उसकी कीमत मुकर्रर हो गई थी 120 रुपये। अब कहा यह जा रहा है कि 15 रुपये उसमें इजाफा किया जाएगा। फीलीटर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर साहब ने समा को दूध मजीद महंगा करने की खबर दी है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुदस्सिर नज़ीर ने। मुदस्सिर, अभी 10 रुपये बढ़ी, अब 15 रुपये मजीद बढ़ने की खबर है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त दूध की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है और जो सरकारी रेट है उस पर आवाम को दूध नहीं मिल रहा। और इसी हवाले से हमने इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल भी नहीं दिया और इनकार कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि मंगल को एक बैठक होने जा रही है, उसके बाद हम मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे और रेट हम इस पर कम करेंगे। इस हवाले से इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन हम अभी जानने की कोशिश करेंगे जो डेयरी एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा हमें क्यों नहीं रेट कम हो रहे? अवाम आपसे बहुत नाला है और अवाम कहती है कि रेट कम होने चाहिए, वजह क्या है, रेट क्यों नहीं कम हो रहे? देखें जी, अवामुन्नास का हिस्सा हम भी हैं। अवाम को हमसे नाला नहीं होना चाहिए। अवाम को नाला होना चाहिए वफाकी गवर्नमेंट से और सूबाई गवर्नमेंट से, ख्वाह वो पंजाब की हो ख्वाह वो सिंध की गवर्नमेंट हो, क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ाने में सबसे अहम किरदार है वफाकी गवर्नमेंट का। अजनास की बढ़ती हुई कीमतें, जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें, हमारे महकमा लाइव स्टॉक, सिर्फ पंजाब का महकमा लाइव स्टॉक काम कर रहा है, बाकी पूरे मुल्क के जो महकमा लाइव स्टॉक है उनका काम सिफर है। जो भैंस हमें 80,000 रुपये की मिलनी थी ना, वो आज हमें 3 लाख रुपये की मिल रही है। जो गाय हमें 50,000 रुपये की मिलती थी, हमारी थर की गाय, वो 1,20,000 रुपये की मिल रही है। तो अजनास की जो कीमतें हैं, जो अजनास हमें 12 रुपये किलो मिलते थे, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वफाक की पॉलिसीज़ की वजह से। और ज़ाहिरी सी बात है, जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे, तो हमारे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो बराह रास्त दूध की कीमतें बढ़ेंगी ना। उसके असरात जब दूध की कीमतों पर आएंगे तो वो अवामुन्नास पे आएंगे, हम पे नहीं आएंगे। मज़ीद कोई रेट इसमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है जी? बहुत मोहतात रहते हुए ये 10 रुपये लीटर का इजाफा कराची भर की तमाम एसोसिएशंस की मशावरत से हुआ है। इसमें होल सेलर्स एसोसिएशन, इसमें मिल्क रिटेलर्स की तीनों एसोसिएशंस और कराची की 12 डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन इसमें शामिल हैं। और ये सबका हतमी फ़ैसला है। इजाफा होना था 25 रुपये फ़ी लीटर का,
ये इजाफा बहुत मोहतात कोविड-19 के जो मामलात हैं उसे मद्देनज़र रखते हुए बहुत मोहतात इजाफा है 10 रुपये फ़ी लीटर का, और वो एसोसिएशन की जो एक्शन कमेटी है उसने इजाफा किया। इसमें मज़ीद इम्कान है जल्द? जी, 1 माह बाद मज़ीद इसके ऊपर हम बढ़ाने का सोचेंगे इंशाल्लाह। कितना बढ़ा देंगे? कम अज़ कम 15 रुपये फ़ी लीटर। अब मंगल को जो मीटिंग होने जा रही है उस पर आप बैक स्टेप होंगे या नहीं? देखें जी, ये तो फ़ैसला हतमी है। पिछले साल भी मीटिंग हुई थी और 12 जुलाई की तारीख़ थी, वो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, और कमिश्नर कराची ने उस 12 तारीख को ख़त लिखा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जी इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा, हमें कीमतें, तो आज तक उसका जवाब नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची ने नहीं किया, और शहर में 110 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त होता रहा, जबकि 94 रुपीज़ उसकी सरकारी कीमतें हैं। तो अब भी इसी तरह ज़ाहिरी सी बात है, जब कीमतें हमने बढ़ा दी हैं तो कीमतें वही फ़रोख्त होंगी, और कमिश्नर साहब को कोई नोटिफिकेशन करना पड़ेगा हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर साहब तो कहते हैं कि वो रेट दूध के कम करेंगे, लेकिन आवाम के लिए ज़रा बुरी खबर ये है कि मज़ीद 1 माह तक 20 से 25 रुपये रेट बढ़ सकता है, और ये बड़ी परेशान कुन बात है। इसमें कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है ये तो हुकूमत को सोचना होगा, लेकिन आवाम बेचारी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। मुदस्सिर ने हमें अपडेट किया। सवाल ये है कि क्या कराची वालों को दूध सरकारी नर्ख पर मिल पाएगा जो नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं? दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद एक नया सवाल उठने लगा है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर, जिनसे अभी मुदस्सिर नज़ीर ने गुफ्तगू भी की थी, उन्होंने जिस तरह कहा कि अगले माह से 135 रुपये किलो दूध मिलेगा, तो इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ ज़ाहिर कुछ कार्रवाइयाँ भी की थी, क्योंकि खबर पहले से आ चुकी थी इससे मुताल्लिक। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि सील भी की गई थी, दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए थे। यासिर हुसैन ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ये सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला है तमाम स्टेक होल्डर्स का, और ये हतमी फ़ैसला है। रेट हरगिज़ वापस नहीं लेंगे, मज़ीद 15 रुपये का इजाफा करेंगे अगले माह से। कराची वालों, दूध सस्ता नहीं मिलेगा। इंतजामिया की कार्रवाई के बाद भी डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदर ने कीमतें कम ना करने का ऐलान कर दिया। शाकिर गुज्जर ने समा से बातचीत करते हुए इंतजामिया को खुला चैलेंज दिया। बोले अगले माह कीमतें मजीद बढ़ाएंगे, कीमतें मजीद बढ़ेंगी, ये उन्होंने कहा था। जब मुदस्सिर नज़ीर से गुफ्तगू करते यही बात उन्होंने की थी। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, ये तो हमने बात कर ली थी जो दूध की प्राइस में इजाफा मुतवक्के नेक्स्ट मंथ, लेकिन इसी महीने एक बड़ा अहम त्यौहार मुसलमानों का, वो क्या है, ईद कुर्बान आ रही है। और ईद कुर्बान से पहले मवेशी मंडियाँ सजी हैं। उतनी मवेशी मंडियाँ नहीं सजी जितनी हर साल सजती हैं, लेकिन जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कराची में सजती है सुपर हाईवे के पास, वहाँ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि इस साल ये कहा गया था कि सख्त SOPs हैं और उन SOPs पर अमल दरामद कराएंगे। एहतियाती तदाबीर से मुतालिक भी बहुत बात की गई, और हमारे ही शो में मुतादिद दफ़ा यावर रज़ा साहब जो तर्जुमान है उन्होंने भी कहा था कि इसको फॉलो कराया जाएगा, बल्कि कराया जा रहा है, ये तक कहा गया था। कितना फॉलो हो रहा है और क्या हालात हैं मवेशी मंडी में, ये जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको साद साबरी की। मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है। मवेशी मंडी लगाने से पहले ये तमाम तर हिदायत की गई थी, पर इस बार मवेशी मंडी में इन हिदायत पर कितना अमल हो रहा है, चलें आपको दिखाते हैं। इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, जो इस टाइम पे नज़र आ रहा है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में, उस लिहाज से तो मेरे ख्याल से एहतियात ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। मंडी वालों ने एहतियात का कहा कि मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। मास्क लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ख़तरनाक बीमारी है। कौन लगा रहा है? कोई भी तो नहीं लगाया, हम क्यों लगाए? जिन्होंने मजाक समझ रखा है, अल्लाह पाक उनको हिफाजत में रखे, हमारी तो दुआ यही है। बाकी ये कि इनको खुद को ख्याल रखना चाहिए, मास्क लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि जिसका जाता है उसी को तकलीफ़ होती है। इस पेंडेमिक में ख्याल करना चाहिए कि आपको मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़ का यूज़ कर लें, ताकि अपनी ही सेफ्टी है इसके अंदर यार, अब हम लोग सब की। मास्क लगाना ज़रूरी है, कहता तो हर कोई है, पर इस पर अमल कोई करता है। मवेशी मंडी में भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए नज़र आए, तो कुछ लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। और जब साद साबरी ये रिपोर्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा उनके बैकग्राउंड में छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, और उससे पहले भी बच्चे थे। बच्चों से मुतालिक कहा गया था कि बच्चे मवेशी मंडी में नहीं आएंगे, कोई तफरी के गर्ज से मवेशी मंडी नहीं गया। इसका जवाब लेंगे यावर रज़ा साहब से, लेकिन ये तो बात थी कराची की मवेशी मंडी की।
पाकिस्तान के दीगर शहरों में मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है, मुल्तान आपको लेकर चलते हैं और वहां पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, आसिफ बलोच हमें बताएंगे। ईद कुर्बान पर हर किसी की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। इस साल मुल्तान की मंडी में क्या रुझान देखा जा रहा है और जानवरों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कितना फ़र्क है, यहाँ पर मौजूद खरीदारों से ही जानते हैं। आइए। देखें जी, डेफिनेटली कोरोना SOPs तो यहाँ 1% भी फॉलो नहीं हो रही, वो तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक रेट की बात है, वो तो अगर आप यहाँ जो व्यापारी खड़े हुए हैं उनसे आप कोई भी चीज़ का रेट पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको उसका डबल बताएंगे। ये तो डिपेंड करता है कि जब आप परचेजिंग करते हैं, क्योंकि अभी परचेजिंग की पोजीशन नहीं है, ये लेके आए हुए हैं, इनको पता है अभी हमारा जानवर जो है ना 18-20 दिन खड़ा हुआ है। जानवर पिछले साल से ऑब्वियसली महंगे हैं, लेकिन जानवर पीछे है भी बहुत, तो इवेंचुअली जानवर जो है मंडी का रेट गिरेगा, जो अभी देखने में लग रहा है। इस मरतबा जो मंडी अभी देखने में आ रही है वो तेज़ है और महंगाई ज़्यादा है, मुंह बोला मांगते हैं, दाम मांग रहे हैं और ख़रीदार है नहीं है, ना होने के बराबर है मंडी में। तो बहुत ज़्यादा दामों के साथ ना ये व्यापारी जो हैं वो बकरे बेच रहे हैं। मैं ये सिंध से माल ले गया हूँ, तो ये पीछे से मंडियाँ के जो अफवाह चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, इसमें मंडियाँ बहुत कम लग रही है, तो इसकी वजह हमें भी पीछे से माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो इधर हमें मजबूरी है कि महंगा बेचना पड़ा। खर्चात है यहाँ पानी का और घास पट्टे का, मज़दूरों का जो भी सिस्टम है, तो लेकिन गाहक जो आते हैं कुछ कोरोना वायरस की वजह से डरे हुए हैं, वो ले नहीं रहे, कुछ कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है। खरीदारों के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों के रेट में 2 गुना तक इजाफा हो गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से जानवरों के लिए यहाँ पर पानी ही मौजूद नहीं, जबकि कोरोना से बचाव SOPs पर अमल दरामद भी होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और पेशावर की सूरत हाल क्या है, वहाँ की मवेशी मंडी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर, उनकी जानिब चलते हैं। ईद उल अज़हा को 3 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गई है। पेशावर की मवेशियाँ मंडियाँ तो सज गई हैं, तमाम ज़िले इंतजामिया की तरफ से लागू करदा SOPs पर कितना अमल हो रहा है और कितना इस पर अमल नहीं हो रहा, आइए चलकर देखते हैं। हर साल माल होता है, हर साल मंडी सजती है, लेकिन साल मंडी भी नहीं सजी, सब डर रहे हैं, कहते हैं वायरस है, ये चीज़ें हम आ भी नहीं रहे। वो ऐसे करें कि बस घर बैठे बैठे अपने वही कर रहे हैं, मतलब हिस्सा डाल रहे हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं मस्जिद वगैरह में, कोई साल मंडी भी नहीं आ रहे। कोरोना का डर बहुत है, लोग आ रहे नहीं हैं, तो इस वजह से मंडियों में माल भी नहीं और लोग भी नहीं है। हर तरफ महंगाई है, माल है नहीं, उसकी वजह से रेट और ज़्यादा हो गए हैं। बोर हो रहा था, आज पापा के साथ आए हूँ और गाय लेने कुर्बानी के लिए। तो कोई गाय वाय पसंद आई है या नहीं, वैसी है? अभी तक तो नहीं। मंडी तो सज गई, तहम यहाँ पर ना माल है ना ही खरीदार। पेशावर की मंडी में आज ज्यादातर बच्चे ही देखने को नजर आए। तो कराची, मुल्तान, पेशावर, यहाँ की मवेशी मंडियों से मुतालिक हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई। ज़रा कराची की बात तफसील के साथ करते हैं। तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर रिपोर्ट आपने भी देखी होगी 7 साबरी की, तो मैं पहला सवाल यही कर लेता हूँ आपसे कि क्योंकि आपने हमारे शो में ही कहा था कि जो SOPs हैं, जो एडवाइजरीज हैं, उसके तहत बच्चों को इजाज़त नहीं दी जाएगी मंडी में दाखिल होने की। तफरी की गर्ज से जो आते हैं उनको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर 5-6 बच्चे इकट्ठे घूम रहे हैं, एक छोटी बच्ची है, एक बच्चा है, इस फुटेज में देखा जा रहा है बाकायदा कि वहाँ पर मौजूद है, एंजॉय करें। सर दैट मीन्स फेलियर है, रोका नहीं गया दाखिल होने से इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि दोबारा आपने मुझे इस पे लिया, और आपका इस पैकेज जो साथ ने बनाया, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा कि बड़ा डिटेल पैकेज था, क्योंकि जो बातें आप देख रहे हैं वही बातें हम भी देख रहे हैं और हमारा भी इसी पे फोकस है। जैसे हमने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन जो SOPs के लिए जितने भी इकदाम हैं वो भी साथ ने दिखाए कि सैनिटाइजेशन गेट्स भी हैं, आपकी एंट्री के ऊपर भी वो है, ऐलानात भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और उसके बावजूद कुछ 40-50% लोग हैं जो कि SOPs पे अमल कर रहे हैं,
और कोई 40% लोग ऐसे हैं जो कि SOPs पे आज भी अमल करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम क्यों लगाएं। अच्छा, इसका इस तरह से पूरा आपने खुद डिटेल बताया, मेरा इससे कोई इख्तलाफ ही नहीं है आपकी किसी बात से। जिस पोजीशन में आप अपना वो करें, हम भी कोशिश करें कि हम अपना रोल प्ले करें और लोगों को इस पे गाइड कर सकें, लोगों को इस बात कायल कर सकें कि ये SOPs पे अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब अगर जो लोग अच्छी उस पर अमल कर रहे हैं उनको हम तारीफ कर रहे हैं कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी आप कर रहे हैं, बाकी लोगों से अपील कर रहे हैं। हमने कोई 2 दिन बीच में इस पे लगाया कि हम जुर्माने आयद करना शुरू करते हैं। जो फैमिली या बच्चे लेकर आए, हमने कहा 2000 रुपए का इनको पर्ची काट के दो। हमने कहा जो लोग बगैर मास्क के नजर आएंगे 500 रुपए की पर्ची काटें। 2 दिन के अंदर हमारे सोशल मीडिया के सब दोस्तों ने उस पर कहना शुरू कर दिया गरीब के साथ 2-2 हज़ार रुपए का जुर्माना कर रहे हैं। हमने कहा फिर ठीक है, फिर उस चीज़ को रोका। ये 7 तारीख और 9 तारीख के दरमियान 2 दिन हमने जुर्मानों की एक कैंपेन चलाई। अच्छा, हमने अभी उसमें ये किया कि रश बहुत ज्यादा था ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो हमने पहले सिर्फ एक गेट से एंट्री थी, अभी आपकी गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 तीनों दरवाजे खोल दिए गए हैं पब्लिक के लिए कि भाई आपका सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रह जाए उस पर। तो जितने भी हम एलिमेंट्स पे अमल करा सकते हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी की सर ये जो 3 गेट्स का बता रहे हैं कि एंट्री पॉइंट्स हैं, या यहाँ पर जाहिर है आप लोगों के लोग खड़े होते होंगे जो कि रोकते होंगे बुजुर्गों को, जो रोकते होंगे खवातीन को, रोकते होंगे बच्चों को, नहीं रोक पा रहे सर? अच्छा, पूरी कोशिश पूरी है हमारी। अच्छा, कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बिठा के ले आते हैं, हालांकि अच्छी फैमिलीज आप देखेंगे कि बड़ी गाड़ी होगी और उन्होंने नीचे क्योंकि टेंटेड ग्लास होते हैं, हम गाड़ियां खोल के लोगों को चेक नहीं करते। कुछ फैमिलीज को अंदर आने के बाद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ लेती है टीम, वो उनको बाहर निकालती है। एक बड़ा हमें भी काफ़ी परेशानियों का बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है और मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगले भी 20 दिन हम इस चीज़ से रुकेंगे नहीं, हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये हम SOPs पे अमल करा सकें इनसे। सर आप भी ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश करें अवेयरनेस की, क्योंकि ज़ाहिर है इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि ज़ाहिर है हम डंडा पकड़ के नहीं कह सकते कि आपने मास्क पहनना है, ये तो लोगों को खुद समझना सोचना चाहिए। 2000 का जुर्माना हमारे गले पड़ गया, 2000 का जुर्माना करना हमारे गले पड़ गया। वैसे सर ये 7 से 9 तारीख तक जुर्माने कितने किए थे? इस मोर देन कोई एक दिन के अंदर जुर्माने थे मेरे ख्याल कोई 200 के करीब जो मास्क के ऊपर लग रहे थे, एंड अप्रॉक्सीमेटली कोई 30 के करीब ऐसे थे जिनके अंदर हमने फैमिलीज को बाहर निकाला क्योंकि वो बच्चों के साथ एंटर हो रही थी। ठीक सर, मंडी के अंदर क्या इंतजामिया के लोग मौजूद होते हैं जो कि इनको कहते हैं फैमिलीज को, बच्चों को कि आप लोग तफरी की गर्ज से ना आइए, प्लीज बाहर जाइए? अच्छा, 12 इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो बाइकर्स की एक टीम है जो कि हर जगह पे मूव कर रही होती है और मंडी के क्योंकि 1000 एकड़ पे वो ढूंढ रही होती है कौन सी फैमिलीज के साथ मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो आप दूसरा उसमें करते हैं कि हम अपना वो देते हैं, इसमें ऐलानात हो रहे होते हैं हर लोकेशन के ऊपर, हर ब्लॉक के अंदर हमने साउंड सिस्टम लगाया, जहाँ से आप मूव करेंगे वहाँ पे आपको ऐलान मिलेगा कि जी अपने बच्चों का ख्याल करें, बच्चों के साथ मत आएँ, मास्क मंडी में आके मत उतारें। ठीक सर, ये बताइएगा कि अब तक, अभी तो ज़ाहिर है काफ़ी दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक कितने जानवर बिक चुके हैं? और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से, यानी इन्हीं दिनों में जब अभी ईद में काफ़ी दिन बाकी होते हैं, 2-3 हफ्ते बाकी होते हैं और जो जानवर बिक जाते हैं, और अब इस सिचुएशन में कितना फ़र्क है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी आप पैकेज जब दिखा रहे थे तो आपने पेशावर का भी पैकेज दिखाया, उन्होंने कहा माल नहीं था इस दफ़ा। इसी तरह आपने मुल्तान का पैकेज भी दिखाया, गाग नहीं था इस तरह। तो हमें इस दफ़ा ये बहुत अच्छा रहा कि हमने बड़ी फाइट की, आपने और हमने मिलके, कि ये एक हकीकत है, हमें ये काम करना है और प्री प्लान हमने ये काम किया। सही। हमें ना माल की कमी आई यहाँ पे कि आपके पास माल पूरा पंजाब से आ गया, माल आपके पास माल भी था पंजाब से आया हुआ, आपके पास गाहक भी था क्योंकि लोगों को पता था कि ये लग रही है मंडी और पहले से था। अभी जैसे पंजाब में आपको पता है कि लाहौर के अंदर मंडी 15 तारीख से लगेगी, इसी तरह से पेशावर वालों की कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ माल की ख़रीदारी और गाहकों का आना हर चीज़ है। और अभी तक कोई 1.5 लाख के करीब जानवर मंडी में उतर चुका है, और जिसमें से जैसा आपका सवाल था कि इसमें से बिक कितना चुका है, तो मैं समझता हूँ कि 20% जानवर इस वक्त बिक चुका है। आखिरी जो ये आपका स्लॉट होता है, आप ये समझ लें कि 20 दिन पहले वाला, ये एक रश का स्लॉट होता है, उसमें ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक सर, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे दिन कम रह जाएंगे रश बढ़ता जाएगा, बिकॉज इस सिचुएशन में भी लोगों की कोशिश भी ये होगी बिल्कुल आखिर में जाकर जानवर खरीदें।
ऐसी सिचुएशन में अगले जो 2 वीकेंड्स आएंगे उसके लिए कोई स्पेशल प्लान भी है आपकी तरफ से कि जिसमें आप इंश्योर कराएंगे कि रश उस कदर ना लगे? यानी जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा प्लान है कि अच्छा इतने अफराद जब दाखिल हो जाएंगे मंडी में तो मंडी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे कि कुछ लोग बाहर निकल जाएं फिर और लोग दाखिल हो, जैसे कि मॉल्स में होता है आजकल अगर कहीं पर रश हो जाए तो? इसमें अच्छाई ये है कि यहाँ पर हमने आपसे पहले बताया था कि 8 गेटों में मुश्तमिल है ये। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा उस तरफ से गेट्स ओपन कर दिए जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 3 गेट ओपन किए हैं, हमारे पास अभी लिवरेज है कम से कम 5 गेटों का। नहीं सर, ये तो मसला हल होगा एंट्रेंस का, एंट्री पॉइंट्स का, लेकिन अंदर वहां पर रश न लग जाए। अच्छा मैं बताऊं, प्रॉब्लम ही एंट्री पॉइंट्स का है सर। राइट, ठीक है, अंदर मसला नहीं है। हाँ, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बड़ी मंडी है कि अगर आप ऊँटों की साइड पे चले जाएं तो वो अलग से 300 एकड़ की मंडी है जो ऊँटों की साइड लगी हुई है, या आप बकरा खरीदने आए तो आप बकरों की साइड चले जाएं, या आप गाय खरीदने आए तो गाय की साइड चले जाएं। तो हमारे पास कोई 350 एकड़ के ऊपर पूरी एरिया से अंदर प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ गेट से लोग, एक ही गेट हमने खोला हुआ था तो वो एक पूरा उन्होंने राउंड लेना होता है, उन्होंने गाय भी देखनी होती है, बकरे भी देखने होते हैं, ऊँट भी देखने होते हैं। तो आप लिख कर लगा दीजिए कि देखने पर पाबंदी है, चार्ज करना शुरू कर देते हैं, फिर सही हो जाएंगे। खैर ये भी नहीं कह सकते क्योंकि जाहिर है जिसने जानवर खरीदने आना है वो अच्छी तरह जानवर देखेगा, पसंद करेगा, जो जानवर बहुत खूबसूरत लगेगा, जो दिल को भाएगा वही वो घर लेकर जाएगा। ये तो एक मामला है, आप रोक तो सकते नहीं है, तो ज़्यादा दुरुस्त बात भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर देखने वालों को, कराची वालों को? सिर्फ अपील कि कोई आपको नहीं बचा सकता, कोई आपको आपसे जोर से जबरदस्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। आपको खुद होश करना है, खुद करनी है। हम सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं। जी जी। पढ़े लिखे लोग जब अपने बच्चों को लेके आते हैं और उनको प्रैम के अंदर घुमा रहे होते, कल मैं खुद जब एंटर हो रहा था तो एक प्रैम में गेट नंबर 7 से एंटर हुई थी गाड़ी, तो क्योंकि किसी ने उनको इस तरह से नहीं किया कि गाड़ी के अंदर बच्चा है, हो सकता है उनके पास और ऑप्शन ना हो, बच्चा घर छोड़ के आ नहीं सकते होंगे, उन्होंने कहा बच्चे को साथ लेकर जाते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। लाइट नोट एनीवेज, यावर रज़ा साहब बेहद शुक्रिया। जो थे और ज़ाहिर आप लोगों की कोशिशें हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो और उस कोशिश में साथ आवाम को देना है। अगर आप जाएं मंडी तो कोशिश करें अकेले जाएं, बच्चों को लेकर ना जाएं, बुजुर्गों को लेकर ना जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तुम्हारे पहले मेहमान थे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, और क्योंकि सईद गनी साहब ने एक बात की थी और इस बात का हमने रिस्पांस लिया था इमरान इस्माइल साहब से, वो पीपल्स अमन कमेटी से मुतालिक था। इस पर उन्होंने कहा मैं हल्फन कहता हूं कि ये बात गलत है, तो हमने सोचा कि हम सईद गनी साहब से दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे, वेलकम कहेंगे। सर इमरान इस्माइल साहब ने हमें कहा कि ये बात झूठ है, ये बात गलत है, जो आपकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया 3 रुकनी कमेटी कायम करने से मुताल्लिक, पार्टी में शामिल करने से मुताल्लिक। वो कहते हैं मैं हल्फन कहता हूँ ये झूठ है, गलत है। देखिए मैं क्या कह सकता हूँ अगर कोई आदमी झूठा हलफ उठाने को तैयार हो जाए, लेकिन ये बात जरा सीक्वेंस देखें आप जी। मैंने ये बात कोई पहली मर्तबा जब कही तो उसको कोई 4, 5, 6 दिन हो गए हैं, और उसके बाद मैंने दोहराई भी। फिर अली ज़ैदी साहब ने बड़े धूम धड़के के साथ ये कहा कि वो अगले दिन बड़ी एक जबरदस्त वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं और पता नहीं आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के झूठ बेनकाब हो जाएंगे और बड़ी हम पूरी दुनिया परेशान हो गई है, पता नहीं क्या चीज आ रही है। उन्होंने हबीब जान का एक इंटरव्यू जो है उसको उन्होंने नशर किया और ये साबित करने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी और अमन कमेटी के राब्ते थे, जो भी था उन्होंने साबित करने की कोशिश की। हबीब जान को अगर आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गवाह के तौर पर, सबूत के तौर पर लाते हैं तो आपकी नजर में यकीनन मोतबर और सच्चा आदमी होगा ना। और वही हबीब जान अगर ये बात तस्लीम करे कि उनके राब्ते थे, वो धरने में भी जाते थे और वो शामिल भी करवाना चाहते थे, तो मेरी बातों की तो तायद की, उसने तस्दीक कर दी है। मैंने ये भी कहा कि हबीब जान पीटीआई में शामिल हो गया था, उसने इस बात को भी तस्लीम किया। मैंने 2014 का अली ज़ैदी साहब का अपना ट्वीट जो है वो भी दोबारा लोगों को दिखाया है उसमें क्या कहा गया था। अब मैं तो अब भी कहता हूँ, देखिए अगर मैं झूठा हूँ ना, गवर्नर साहब तो खैर बड़े आदमी है, मैं उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुनासिब समझें मेरे साथ लाइव बैठ जाए टीवी पे,
मैं और चीजें बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि किस एमएनए के घर पे ये उनके मीटिंगें करते थे, उनके साथ डिनर्स करते थे। मैं अली जैदी साहब को कहता हूँ मेरे साथ लाइव टीवी पे बैठे। मैं फहमीदा मिर्जा साहिबा जो मुझसे इल्जाम लगाती है, मैं उनको कहता हूँ मेरे साथ बैठिए। भाई जो शख्स समझता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आसान तरीका है, चैनल आप चूज कर लीजिए, एंकर आप चूज कर लीजिए, टाइम आप चूज कर लीजिए, मुझे बताइए कि इतने बजे इस टीवी चैनल पे आपने लाइव बैठना है। ठीक है, यू आर रेडी टू डू दैट। मैं हर चीज जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैंने अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं कही। मैं तो ये इंतजार हूँ कि मुझे जुटलाएं तो मैं और चीजें सामने लेकर आऊँ। मैं तो उन लोगों को लेकर आऊंगा सामने जिनकी इन्होंने कमेटी बनाई। मैं तो उन लोगों को लेकर आऊंगा जो कमल कमेटी की तरफ से इनके धरनों में शरीक होते रहे। सर अगर ये बात को हम इस तरीके से देखें, वो शिरकत हो, वो मुलाकात हो, वो कोई खाने पर गया हो, तो सर ऐसे बहुत से इल्जामात आप लोगों पर भी तो हैं। फर्क है। अच्छा जी। देखें, एक वीडियो ये दिखाते हैं जिसमें कहते हैं फरियाल तालपुर साहबा भी हैं, कायम अली शाह साहब भी हैं, तो शर्मिला फारूकी भी हैं। उसमें मैं भी था, मेरी वीडियो नहीं लेकिन मैं भी मौजूद था। उस वीडियो को बुनियाद बना के ये कहते हैं जी वहाँ उजैर बलोच खड़ा था। अच्छा भाई, मैं बार बार कहता हूँ जी अगर हमने मिलना होता तो खामोशी उसके घर में मिल लेते। हम पागल हैं कि 600-800 लोगों की दावत होगी, बड़ी वो मार्की लगी होगी, जहाँ वीडियो भी हो रही होगी रिकॉर्ड, जहाँ तस्वीरें भी बन रही होंगी, और जहाँ सैकड़ों लोग भी होंगे। ये वैलिड पॉइंट है आपका। ठीक है, नहीं अब सुने ना जी, ये इनका आर्गुमेंट है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो खाने हुए हैं वो किसी इनके एमएनए के घर पर हुए हैं। सही, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दावत में मुलाकात हुई है, वो बाकायदा अरेंज हुए हैं वो। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात है, और ये डिफरेंस जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात है। सर लेकिन मुझे ये समझा रहा, आवाम को ये बताएं एंडिंग पॉइंट क्या है सर? जीआईटी का शोर मचता है, आ जाती है एक आपकी तरफ से एक उनकी तरफ से, उस पर फिर ज़ाहिर डिस्कशन होती रहती है, पुरानी वीडियोस पर मज़ीद डिस्कशन होती है। इस पॉइंट पर जबकि पाकिस्तान के अवाम, सिंध की अवाम का एक बड़ा मसला कोरोना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसमें जीआईटी का शोर वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सर यही देखते रहेगी पाकिस्तान की अवाम? शेर, यही बात मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, मैंने कल कही, मैं हर टीवी चैनल पे कहता हूँ कि देखें, ये जानबूझकर अली जैदी साहब ने एक मुर्दा घोड़े को, मुर्दा इशू को जमीन से निकाला है। ये जीआईटी की जितनी कहानियां चला रहे हैं, ये आज से 5-6 बरस पहले सारी चीजें निकली हैं। इन सारे सवालों के हम जवाब दे चुके हैं, और आज हम इस स्टेज पे हैं कि वो तमाम के तमाम केसेस जो जिनके खिलाफ भी बन सकते थे, चाहे वो जहर बलोच हो, चाहे वो निसार मुराई हो, चाहे वो बल्दिया टाउन फैक्ट्री के केस हो, वो अदालतों में पड़े हुए केस, वो चालान हो गए हैं। अब अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, तो भाई आप जाके अदालतों में पेश कर दो। आज जीआईटी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बहरहाल लाकर बैठ गए, और ये इसलिए लेकर आए कि लोगों की तवज्जो जो है वो कोरोना से हटे, लोगों की तवज्जो मईशत से हटे, लोगों की तवज्जो इनकी नालायकियों से, नाअहलियों से हटे, महंगाई से हटे, जो पेट्रोल का बहरान है उससे हटे, जो चीनी के अंदर करप्शन किया उन्होंने उससे हटे, जो गंदम का बहरान उन्होंने पैदा किया उससे हटे। ये तो जानबूझकर ये लेकर आए। हम तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई वक्त है, कोई तुक है। आज अगर ये जीआईटी कोई भी हो जाए सच्ची, जो वो कह रहे हैं अगर वो भी सच्ची हो तब भी उसकी हैसियत कोई नहीं है, इसलिए कि मुकदमा अदालतों में चले गए हैं। और जीआईटी कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिसकी बुनियाद पर आप किसी को सजा दे दें, किसी को आप जाके तो सर फिर रिलक्टेंट, आप लोग रिलक्टेंट क्यों थे जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक करने से मुताल्लिक? कितना वक्त क्यों लगा? ये कोई 3 जीआईटी तो नहीं बनी ना, दर्जन और भी बनी है। कोई जीआईटी पब्लिक नहीं होती। जीआईटी एक तहकीकात होती है, तहकीकाती रिपोर्ट होती है, उसकी अब भी तो हुई पब्लिक नहीं। अब देखिए, वो 2 चीजें हुई है इसमें। एक तो हाई कोर्ट में ये गए साहब, हाई कोर्ट ने कह दिया पब्लिक कर दो, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसके बाद जब कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये चवले मारेंगे वहां और झूठे पेपर लहरा के इल्जाम लगाएंगे, तो हमारे पास रह क्या जाता है समय इसके कि हम उसको पब्लिक कर दें। हमने ये इसलिए पब्लिक की कि अगर हम ना करते तो ये हर चौक चौराहे पे आप जैसे शो में बैठ के वो लेख के चेक के बता रहे होते कि हमने देखो जी ये है ये। अब हमने सच्ची दिखा दी है, अभी अपने आप को साबित करेंगे। इनके पास ये पेपर आए कहाँ से, देखकर उन्होंने बता दिया कि वो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों को दे गए थे। ये बात आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अवामी जो इश्यूज हैं, जो मुल्की इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, उससे लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया। लेकिन हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है कि अगर कोई मुझ पे झूठा इल्जाम लगाए तो क्या मैं जवाब ही दूंगा? मैं चुप करके बैठ जाऊंगा? मैं तो इनके चेहरों से पर्दे नकाब उतार रहा हूँ। ये तो अभी और कहें ना, इनको कहे सामने बैठे। ये जो मुझे कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ और बैठाए सामने मेरे आप किसी तो सही, ये सामने बैठे फिर मजीद बात होगी। चले सर इस टॉपिक से हट जाते हैं। एक और बात, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने लास्ट वीक सर हमारे शो में कहा
कि के इलेक्ट्रिक का एक मसला ये है, बल्कि वो मसला बेसिकली आप लोगों की तरफ है। वो ये कहती हैं कि नए फीडर्स लगाने के लिए, नए ग्रिड स्टेशंस लगाने के लिए ज़मीन मांगी गई, के इलेक्ट्रिक की तरफ से सिंध हुकूमत से मांगी गई, लेकिन आप लोगों ने दी नहीं। सदाकत है इसमें सर? माशाल्लाह। मैं अब यार बात ये है कि आप मतलब ऐसे फर्द के हवाले से मुझसे पूछें जिनको कुछ चीज़ों का कुछ पता हो। नुसरत से अब्बासी साहिबा तो वो हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम भी करेंगे ना उसमें भी 100 कीड़े निकाल लेती है, तो इस बात को छोड़ें। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक खुद ये कहे कि हमने वफाकी हुकूमत को जनवरी से लिखना शुरू किया कि हमें जून में फर्नेस ऑयल की ज्यादा जरूरत होगी, तो उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगर फेडरल गवर्नमेंट 25 मार्च को खत लिख के जो पेट्रोलियम की मसनूआत इम्पोर्ट हो रही थी उसको रोक दें और ये कहें कि जो साइकिल है उसको आप रोक दो, उस साइकिल को उन्होंने ब्रेक कर दिया, पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ, फर्नेस ऑयल की कमी हो गई के इलेक्ट्रिक को। अगर ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जब असद उमर साहब आए थे उन्होंने ये फरमाया कि ये बात वैलिड है, ये बात वैलिड भी है सईद गनी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है अब अचानक से उन्होंने कह दिया कि फर्नेस ऑयल हमने इनको मजीद दे दिया है, तो लोग सवाल कर रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया था। लेकिन सर इसको डिनाई कर रहे हैं आप, ग्रिड स्टेशन के लिए जमीन कभी मांगी नहीं गई के इलेक्ट्रिक की तरफ से? देखिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े इश्यूज होते नहीं हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, रूटीन में आती हैं, रूटीन में हो जाती हैं। जमीन की अलॉटमेंट का एक तरीकेकार होता है और कोई भी हुकूमत में, आपको ये बता दूं, कोई भी हुकूमत में, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हुकूमत ऐसे इश्यूज पर, ऐसे मसाइल पर जहाँ पर कोई ऐसी यूटिलिटी सर्विस के लिए जमीन चाहिए हो जहाँ लोगों का फायदा हो, वो रोक नहीं सकते हैं। रोक नहीं सकते हैं। वो जो ये हो सकता है कि वो जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो फॉलो करेंगे तो ज़मीन मिल जाएगी। ठीक है सर, लास्टली कर्व बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान की कर्व डाउनवर्ड है, सिंध में भी ऐसा ही है? देखें बात ये है, मैं तो उसूली तौर पर, ज़ाती तौर पर इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ। ट्रंप ने कहा था एक मरतबा कि अगर आप टेस्ट करना छोड़ दें तो हालात सही हो जाएंगे। तो सर सिंध तो टेस्ट कर रहे हैं। हमारे ट्रंप ने भी ये सोचा कि बस अब आप टेस्ट करना कम कर दें, हालात ठीक हो जाएंगे। आप कल टेस्ट 0 पे लेके आ जाएंगे, आपका नया केस एक भी नहीं आएगा, तो आपकी कर्व जो है नीचे नहीं आएगी, जमीन पे आ जाएगी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। आप बीबीसी की रिपोर्ट्स मुस्तकिल आ रही हैं, चाहे वो हलाकतों के हवाले से हो, चाहे वो केसेस के हवाले से, अगर आप फॉलो करें ना, ये हमारी तरह तो सब लोग नहीं कि चुप करके बैठ जाएं। मुख्तलिफ इदारे हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है कि हम अपनी टेस्टिंग कम करके लोगों को ये बताएं कि हमारे यहाँ केसेस नहीं, लेकिन सर सिंध की अगर हम बात करें तो एक दिन में तकरीबन 10,000 टेस्ट तो हो रहे हैं। ये टेस्टिंग तो इनफ है नहीं? इससे शायद ज्यादा होने चाहिए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि हमें ज्यादा टेस्ट की जरूरत है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ पंजाब से, जहाँ पर 7,000 टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि पॉपुलेशन ज्यादा है उनकी। मैं आपको सीरियस कर दूं बात। देखें, जब आप कोरोना को बिल्कुल बैक बर्नर पे डाल देंगे ना, पीछे डाल देंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा, तो लोग कोरोना के मुतालिक बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, उन्हें पता होगा क्या दुनिया मुल्क में क्या चीज हो रही है। यानी सर वफाकी हुकूमत ने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कोरोना के मामले को दिया है। अब लोग टेस्ट करवाने के लिए भी कम आते हैं, लोग अवॉइड करते हैं। हमने आगाही देना कम कर दी है, हमने उसको अहमियत देना कम कर दी है, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में केसेस हो रहे हैं, लेकिन शायद हम प्रॉपर उनकी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि कुछ नंबर्स कम हो गए। मुझे आप एक बात बताइए ना, पंजाब की आबादी हमसे दुगने से ज्यादा है। वो कहते हैं उनके पास 85,000 केसेस हैं, हमारे यहाँ 1,05,000 हो गए। अब मतलब ठीक है, अल्लाह करेगा उनके कम हो, लेकिन ये बात समझ में आती नहीं। ठीक है सईद गनी साहब, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर है टेस्टिंग हो वो कम है, और कम क्यों है? क्योंकि कैपेसिटी अगर 50,000 हो और टेस्ट सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 24,000 हो, तो सवाल तो उठता है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय और उनकी पोती आराध्या बच्चन, ये सब कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। ताहम जया बच्चन, इनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पैगाम में टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की और ये कहा कि उनके अहले खाना समेत दीगर स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया जा चुका है और उनकी रिपोर्ट से मुतालिक उन्होंने कहा रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अब वो ज़ाहिर रिपोर्ट्स बाद में, जो कि हमने आपको अपडेट कर दी उनकी फैमिली से मुतालिक। और साथ उन्होंने ये भी उस ट्वीट में कहा था कि जो उनसे क्लोज कॉन्टेक्ट्स में रहे हैं
पिछले 10 दिन में वो प्लीज़ अपना कोरोना टेस्ट लाजमी करवा लें डालें। दैट्स हाउ इट इज़। जब किसी का पॉजिटिव आता है तो वो इसी तरह शेयर ज़रूर करता है और करना चाहिए, ताकि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे हैं वो अपना टेस्ट करा लें। एहतियात बहुत ज़रूरी अदरवाइज़ भी है, लेकिन एहतियाती तौर पर टेस्ट करा लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। उन्होंने हैरानकुन तौर पर तारकीन वतन को पहली बार एक बड़ी रियायत देने का फैसला किया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो नौजवान तारकीन वतन को शहरियत देने के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं। इस बारे में मुशावरत हो रही है, सोचा जा रहा है। वो कहते हैं लोग इससे खुश होंगे, उनके लिए आसानी और सहूलत आएगी। इमिग्रेशन के बारे में जल्द ही एक नए इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाले, और इसमें उन नौजवानों को शहरियत देने की राह हमवार की जाएगी जो अपने वालिदैन के हमरा बचपन में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आए थे। तो इससे मुतालिक तो हमने खबर आपसे शेयर की। कोरोना अपडेट्स क्या हैं पाकिस्तान की, ये तो हम बात आपको इस तरीके से बता देते हैं कि जो शिकस्त देने वाले हैं उनकी तादाद में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। अब तक 1,61,917 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस मुहलिक वायरस को शिकस्त दी है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 84,442 है। 24 घंटों के दौरान 69 अफराद कोरोना वायरस से लड़ते हुए जान गंवा बैठे, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 5,266 हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान 22,532 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,769 केसेस मस्बत आए। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 2,51,625 है। एक और अहम मामले की तरफ चलते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने का यह मिशन है कि वफाकी दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत के साथ ज़िलाई इंतज़ामिया भी मैदान में मौजूद है। बहुत से एक्शंस किए गए हैं। हिफाजती इक़दाम न करने वाले मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स, इनको सील किया गया है। और इस हवाले से खबर यह है कि सेक्टर G9, G11 और G13 समेत बहुत से और सेक्टर्स हैं जहां पर छापे मारे गए हैं, कार्रवाइयां की गई हैं और मजमूई तौर पर 7 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स को सील किया गया है कि यहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और साथ ही महकमा सेहत ने कहा है कि एक्शन जारी रहेगा, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसी अहम मामले पर हम बात करेंगे। जिन्होंने ये एक्शन लिया हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मारिया जफर साहिबा। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा रूल्स क्या है जिनकी खिलाफ वर्जी हुई, वो SOPs क्या थे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई और फिर एक्शन लिया गया इन क्लिनिक्स के खिलाफ, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया अपने शो में। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की वायलेशंस होती हैं और उस पर हम एक्शन ले सकते हैं कि मेडिकल स्टोर्स को, फार्मेसी को या क्लिनिक्स को सील कर सकें। जो रिसेंटली हमने एक्शंस लिए हैं उसमें अनरजिस्टर्ड मेडिसिन जो कि ड्रैप से रजिस्टर्ड नहीं होती, टेम्परेचर के इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मी का बहुत ज़्यादा इशू है, और इसके अलावा इलीगल क्लिनिक्स जहां क्वैक्स बैठ के काम करते हैं और कोई भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर मौजूद नहीं होता। तो इस तरह हम डिफरेंट जो भी वायलेशंस हमें मिलती हैं अपनी डिस्क्रिशन पे, कि अगर तो ज़्यादा बड़ी वायलेशन है तो उसको सील कर देते हैं, अगर छोटी वायलेशन हो तो उसका हम चालान कर देते हैं और उसको फिर ड्रग कोर्ट को फॉरवर्ड करके और वो उसको फाइन करती है या मज़ीद जो भी सज़ा हमारे रूल्स में होती है, ड्रग एक्ट 1976 में होती है, उसके मुताबिक दी जाती है। अच्छा, यानी आपने जो बात की उसमें ज़रा आपने खुद भी ये कह दिया कि जो टेम्परेचर कंट्रोल वाला एक मैकेनिज्म होता है जहाँ जहाँ पर वो फ़ाल नहीं था इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, तो मैडम ये बताइएगा ये सारी कार्रवाइयाँ जो हुई उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था या दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर? नहीं, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सील हम सबसे बड़ा एक्शन लेते हैं वो यही होता है कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब उसको ममनुआ अद्वियात आप कह सकते हैं, और वो फार्मेसी में पाई जाएं तो उस पर हम ये एक्शन लेते हैं। और ऐसा भी एक्शन हुआ कहीं पर कि कोई मेडिसिन जो कि मेडिकल स्टोर पर तो मौजूद थी लेकिन वो सारिफीन को नहीं मैसर, वो लेने जाते हैं तो मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है, क्योंकि कोरोना के तनाजुर में बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि जी बिल्कुल रिसेंटली जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो शॉर्ट हुई थी, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता है जब यूज़ ज़्यादा हो जाता है किसी मेडिसिन का तो वो फिर मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, मतलब उसकी कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से रिसेंटली डेक्सामेथासोन का इशू था, एक्टेमरा एक इंजेक्शन है उसका इशू चल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेडिसिन जो हैं अभी अवेलेबल हैं, एटलीस्ट इस्लामाबाद की टेरिटरी में अवेलेबल हैं। ऐसा कोई एक्शन हुआ कि ये मेडिसिन महंगी बेची जा रही थी?
जी, ओवर प्राइसिंग जो है उस पर भी एक्शन लिया जाता है। रिसेंटली जो मैंने ये 7 एक्शंस लिए उनमें से 2 जो फार्मेसीज हैं उस पर ओवर प्राइसिंग का भी चालान किए गए। अच्छा, आप ये एक्शन कैसे लेती हैं? कोई शिकायत करता है या खुद जाके आप लोग चेक करते हैं? यू हैव द टीम्स? एक तो हमारी रूटीन की सर्विलेंस होती है जिसमें हम वीकली या मतलब वीकली हर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो निकलता है और मार्केट का सर्वे करता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है उसके थ्रू भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। अभी जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा ये तरीकेकार क्या है? डायरेक्ट कंप्लेंट, प्लीज ये नंबर शेयर कीजिएगा। इस्लामाबाद के शहरी गौर से सुन लें कि ये वो नंबर है जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। अगर कोई शिकायत है, वो चाहे आपको मेडिकल स्टोर से ये शिकायत हो कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या कि ये कि ओवर प्राइस है या और कोई भी मसला हो, तो शिकायत कहाँ करानी है ज़रा सुनिएगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा। जी, ये हमारा ऑफिस का नंबर है 051-926-1981। किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट हो ड्रग से रिलेटेड, इलीगल क्लिनिक से रिलेटेड या किसी भी किस्म की मतलब मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आपको महंगी मिल रही है या ब्लैक में मिल रही है, तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का नंबर है और आपको मतलब हम कानून के मुताबिक इस पे जो भी एक्शन होगा वो लेंगे। ठीक, अमूमी तौर पर ये जो शिकायत 051 जी प्लीज रिपीट कर 926-1981। ठीक, डॉक्टर साहिबा आपने कहा सिटीजन पोर्टल के थ्रू भी आपको शिकायत आती हैं। कितनी शिकायत वैसे इस्लामाबाद में इस साल आई हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज इश्यूज? हमारे पास मोर देन 1000 जो है कंप्लेंट्स आई हैं। उनमें से कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता या पर्सनल ग्रज की वजह से लोग कर देते हैं किसी के अगेंस्ट, लेकिन उस पे हम जाके एक्शन ज़रूर लेते हैं, फील्ड में ज़रूर जाते हैं और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाता है। ठीक मैम, एक और अहम मामला भी है जिस पर हम बात तो करते हैं लेकिन उस पर हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान पर नाफिजुल अमल है लेकिन है भी नहीं। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन का मिलना ये बहुत बड़ा इशू है और इससे मुताल्लिक कानून साजी भी हुई। कहा भी गया कि कहीं पर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसा है। इस मामले को भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। बेसिकली शेड्यूल मेडिसिन जो होती हैं जिनमें कंट्रोल ड्रग, साइकोट्रोपिक मेडिसिन, वो प्रेस्क्रिप्शन पे आप ले सकते हैं और प्रेस्क्रिप्शन जो है वो आप दिखा के यहाँ पे इस्लामाबाद में हमने फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया है ताकि फार्मासिस्ट जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस रखे कि कंट्रोल ड्रग्स या नारकोटिक्स जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर किसी को ना दी जाए। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि ये सवाल आपसे करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपने क्योंकि खुद भी कहा कि फार्मासिस्ट लाजमी होना चाहिए और मैम एक ये मसला भी है कि एक ऐसा केमिकल नेम या जो भी फार्मूला होता है मेडिसिन का, असूलन तो यही होना चाहिए कि वो डॉक्टर साहब वो लिखे और फिर फार्मासिस्ट बताता है कि अच्छा ये इस ब्रांड की मेडिसिन है जो कि सस्ती हो, किसी के दस्तरस में वो ले ले। इस मामले को देखा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये ना हो एक गरीब शख्स आया है मेडिसिन लेने के लिए और वो सस्ती मेडिसिन भी मिल सकती है लेकिन उसको महंगी मेडिसिन ही मिले उस मार्केट से, उस दुकान से। ऐसा भी हो रहा है, देखा जा रहा है इसको? नहीं, इसमें फार्मासिस्ट जो है बेसिकली अभी आपके नज़र में भी आया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये मस्ट कर दिया है कि जेनेरिक प्रेस्क्राइबिंग की जाए। मींस के प्रैक्टिशनर जो है वो जेनेरिक प्रेस्क्राइबिंग करें और फार्मासिस्ट जो है वो और अगर ऐसा ना हो तो क्या आप लोग एक्शन ले सकते हैं? नहीं, इस पे ड्रग एक्ट में तो कोई ऐसी बात नहीं है और ना कोई ऐसा रूल है कि हम जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसको ही प्रेस्क्राइब किया जाए। ऐसा कोई इस पे मतलब एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस पे अगर कानून बन गया है तो उस पे रूल्स भी बनेंगे और फिर उस तरह से इंश्योर भी किया जाए। ये होना चाहिए डॉक्टर साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे आप, आपने एक्शन लिए, साथ इंक्लूडिंग फ्यू मेडिकल स्टोर्स, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और एक्शन कैसे लिया गया, शिकायत कैसे दर्ज करानी, इससे मुतालिक हम डॉक्टर मारिया से बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक खातून मौजूए बहस रही। टिकटॉकर हैं, वीडियोस बनाती हैं, लोग अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिट टू समथिंग। हम अक्सर बात करते आए बॉडी शेमिंग की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सीख नहीं रहे, हम कुछ समझ नहीं रहे। ये एक खातून है और इनकी वीडियोस को इस तरीके से शेयर किया गया कि वो ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया ब्रिगेड, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन आया तो उसने ये सोचा, ये समझा कि अच्छा मुझे आज़ादी है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। तो भैया आज़ादी नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा, आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा
कि इससे किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, इससे किसी का साइकोलॉजिकल मसला हो सकता है, इससे कोई इस कदर मुतासर हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से मुतालिक सोच सकता है। हम आज बात कर रहे हैं अलीना फातिमा की। यू आर मेकअप आर्टिस्ट, बट आपने जो टिकटॉक यूज़ इस तरीके से किया कि आपने पहले तो ज़ाहिर है यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग नेचर को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। नाकाम ज़रूर हुए बट कोशिश तो की। और वो कोशिश किसने की? वो किसी गैर ने तो नहीं की, वो हमारे अपने पाकिस्तानियों ने की है, हम सब ने की है। कितना गलत किया हमने, कोई किस कदर मुतासर हुआ, तो हमने सोचा कि आज आपके सामने उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो रखें कि आपके एक कमेंट से ग्रुप में शेयर करने के साथ आपने जो पीछे बैकग्राउंड वॉइस चेंज की और जो आपने बातें की उससे वो किस कदर मुतासर हुई। शी वॉज स्ट्रॉन्ग, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। लेकिन सब अलीना फातिमा नहीं होते। कोई आपके किसी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं भी कर पाता। ज़रा सोचिए, और ये सोचने के लिए हम अलीना से बात करेंगे आज और अप्रिशिएट करते हैं कि वो खामोश नहीं हुई, वो बोल रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो शेयर कर रही हैं इस अहम मौजू पर, इस बॉडी शेमिंग पर कि कोई किस कदर मुतासर हो सकता है। अलीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मेरा सलाम है आपको, हमारी टीम का सलाम है। यू आर स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। घबराना आपने नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म आपको जिसका सामना करना पड़ा, सेलिब्रिटीज़ को करना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर्स को करना पड़ता है, पॉलिटिशियंस को करना पड़ता है, पूरी दुनिया में करना पड़ता है। लेकिन एक खातून को बॉडी शेमिंग का जब सामना करना पड़ता है तो वो सबसे ऊपर है, वो खातून सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। अलीना प्लीज़, कुछ बात तो मैं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ नाज़रीन को बताइए कब से आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रही थी, और ज़ाहिर है आपकी वीडियोस पहले भी थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि वो ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया, और उसके बाद आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच समा का, जो इतना अप्रिशिएट इसने मुझे किया। बात करती हूँ वीडियो की, तो 15 सेकंड की वीडियो थी और एक स्लोमो था। ठीक है, वीडियोस अभी से नहीं बना रही, डब्स में आज था तब से बना रही हूँ। सही। बस उस वक्त मेरा प्राइवेट था, ठीक है, म्यूजिकली भी प्राइवेट था। मैंने लास्ट ईयर अगस्त में जो है अपना अकाउंट पब्लिक किया। उस वक्त मेरे कुछ 500 के करीब फॉलोअर्स थे, और मुझे बिल्कुल ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था कि मेरी वीडियोस को वायरल किया जाए। देखिए, मीम्स बनाना सबका हक है, लोग उससे बैठ के पैसे कमा रहे हैं, वो उनका राइट है, ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन किसी को पर्सनल अटैक करना वो एक डिफरेंट चीज है। True. आपने मेरी बॉडी शेमिंग पे मुझे पर्सनल अटैक किया है, मेरी पूरी फैमिली को जो है इन्वॉल्व किया। आप होते कौन है? आप मुश्तक रहते हैं। अगर आपने अटैक करना था, आप मुश्तक रहते। मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी माँ, सबको बीच में लिया है। अलीना, और ऊपर से आपकी कुछ वीडियोस तो प्राइवेट थी, और जाहिर है अब आप कह रहे हैं फैमिली इन्वॉल्व हुई, ये वालिदा तक बात कैसे पहुंच गई? ये फैमिली कैसे इन्वॉल्व हुई? सर मैं आपको बताऊं, देखिए मैं जो करती हूँ ओपनली करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो मेरे घर में सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो सबके साथ है, मेरी पूरी फैमिली के साथ है, ठीक है। मेरी अम्मी के साथ भी स्लो मोज है, मेरी भाभी के साथ भी है, मेरे भाई के साथ भी है, ठीक है। तो मेरी अम्मी के साथ वाला स्लो मो, हम लोग शॉपिंग करने गए, हमारा एक स्लो में, उस पे यार आप एक माँ के ऊपर भी लगा रहे हो ये, लाइक सीरियसली, मतलब आपके दिलों में इतना सा भी खौफ नहीं आया? जो ये बंदे वीडियोस बना रहे हैं उस 15 सेकंड के फन के लिए, मेरी मेहनत यहाँ थी और आपने मुझे यहाँ लेकर आ गए। नहीं, आप वहीं हैं दुनिया को अलीना, आप वहीं हैं, आप यकीन जानिए आप वहीं पर हैं। किसी ने कोशिश भी की, वो नाकाम है। लेकिन अलीना, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, थोड़ा शेयर कर सकेंगे अगर वो वर्स्ट कमेंट्स क्या थे उन वीडियोस से मुतालिक जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया, जिन्होंने मजबूर किया कि आपने बात करनी? क्योंकि जरा सा क्रिटिसिज्म इंसान बर्दाश्त कर लेता है, कुछ जुमले, कुछ लाइंस ऐसी होते हैं जहां पर आप कहते हैं कि नहीं, आई विल हैव टू टॉक अबाउट दिस नाउ। मैं शायद पहली वीडियो में बहुत चुप रही, जबकि मुझे उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। मैंने कहा चलो ठीक है, वायरल हर वीडियो होती है, ओके फाइन, लेकिन इसको पूरी दुनिया में फैलाया गया है। जब मेरे पास हर जगह से मैसेजेस है, मैं 4 दिन तक बहुत शदीद डिप्रेशन में रही, ठीक है। मेरे साथ मुझे नहीं पता था इतने लोग होंगे, वाकई में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, मेरे साथ जो हुआ
वो सबको दिखा है। मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं सस्ती शोहरत हासिल कर रही हूँ, मुझे झूठे फेम के लिए मैंने खुद वीडियो वायरल की। अरे भाई आप मेरा स्लोमो जाके चेक करो, उस पर एक इंडियन ट्रैक है, बल्कि मेरे हर वीडियो पे कोई ना कोई ट्रैक होता है जो कि या तो गाना होता है या कुछ डायलॉग्स होते हैं जो कि मुझे नहीं लगता, जो बिल्कुल मुझे एक जानवर से तशबीह दे दी गई है। लेकिन मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, मुझे आपने जानवर बना के दुनिया के सामने पेश किया, वो भी पूरी दुनिया के सामने। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस वक्त मैं पूरी दुनिया में देखी जा रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, 15 सेकंड की वीडियो की वजह से। और अलीना जाहिर है कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ। ये जो मामला जब स्टार्ट होता है अलीना, जब ये मामला स्टार्ट होता है वायरल होने का, मीम्स बनने का, जाहिर है वो ना रुकने वाला एक सिलसिला होता है, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो होता है और वो वो जो स्टार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ट्रू लिमिट होती है अलीना, लेकिन वो जो स्टार्ट होता है वो कोई एक शख्स करता है, वो कोई एक शख्स लाजमी करता है जो कि मीम्स बनाता है, ऐसी वीडियो जिसका ट्रैक चेंज करना या म्यूजिक चेंज करना या कोई और जुमला उसमें ऐड करना फिर वायरल करना। और ज़ाहिर है वी हैव रूल्स, वी हैव रेगुलेशंस, वी हैव लेजिस्लेशन, एक्शन हो सकता है। आपने ऐसी ट्राई की कि एक्शन हो, मालूम हो साइबर क्राइम के जरिए कि कौन था इसके पीछे? मुझे नहीं पता कौन था, मुझे एक साथ ही हर जगह टैग करना स्टार्ट किया। एक वीडियो पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर आई, उसके बाद धड़ाधड़ व्हाट्सएप आ रही है, फेसबुक टैग हो रहा है, टिकटॉक टैग हो रहा है। नहीं अलीना, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ क्योंकि जब स्टार्ट होता है ना तो वो कोई एक फेसबुक पेज होता है या वो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, वो कहीं किसी जगह स्टार्ट होता है। 3-4 पेजों पे एक साथ जो है मैं टैगिंग स्टार्ट हुई, समझ नहीं आया किस पे पहले। आपने वो पेज रिपोर्ट किए? जी बिल्कुल किए हैं रिपोर्ट। कोई रिस्पॉन्स आया वो पेज पे से पोस्ट 2 पेजेस से 8 दिन बाद जाके 2 पेजेस बंद हुए, जब तक मैं वायरल हो चुकी थी। मैंने स्टैंड लिया, लेकिन मेरे साथ मेरे प्लस साइज की जितनी वुमेन्स थी, जितनी गर्ल्स थी, उन सब ने साथ दिया, उन सब ने दबा ये बहुत अच्छी बात है अलीना, आपका साथ दिया। मुझे ये बताएं कि वीडियो वायरल होने के बाद ज़ाहिर आप डिप्रेशन में गई, आपने खुद शेयर किया, उसके बाद जब आपका रिस्पॉन्स आया ज़ाहिर लोगों ने आपका साथ दिया, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है अलीना कि बहुत लोग साथ देते हैं, बहुत लोग इससे मुतालिक बात करते हैं, उनकी राय होती है कि यार दिस इज़ द टाइम कि अब ये बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करनी है हमने कि किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, और उनकी फैमिली की भी फैमिली लाइफ मुतासर होती है। ज़रा आपकी हुई? जी प्लीज़। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, सब एकदम से डिस्टर्ब हुए। मुझे सपोर्ट करती है मेरी फैमिली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन औलाद को पूरी दुनिया में एक जानवर के नाम से बुलाया जा रहा होगा तो बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे। मेरा बाहर निकलना मुश्किल किया, मेरा बाहर निकलूं तो पीछे से जो है वो आवाजें लग रही हैं, तो क्या ये सही था? अगर आप मुझे ही गलत कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी काफी अवाम मुझे गलत कह रही, मैं लेकिन क्या आप जो गलत कह रही है उसकी बात नहीं करते लेना, जो सही कह रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, उनके लिए कुछ कहिए। आज आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो मेरे अल्लाह के बाद, मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली के बाद ये मेरे सपोर्टर्स हैं, ये वो पूरी पाकिस्तानी आवाम है जो मेरे साथ खड़ी हुई है, और मुझे आज अपने ऊपर फख्र महसूस होता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, कि मेरे लिए सब खड़े हुए, हमारा पाकिस्तानी मीडिया उठा मेरे लिए। मैं माया की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि उन तमाम फैंस की जो मेरे लिए हैशटैग यूज कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट की वजह से आपको एक नई एनर्जी मिली। अलीना, आप तो, मैं पहले भी कह रहा था कि आप तो स्ट्रांग थी, आप स्ट्रांग हैं, हमारी दुआ हमेशा स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ख़वातीन, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ नहीं बोल पाती। बच्चियाँ क्या, इवन बच्चे, लड़के नहीं बोल पाते। अपने स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं, अगर आपने मुझे देखा है तो मैंने हर जगह मेंशन किया है कि टू मोटिवेट ऑल छब्बीस, बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने पहले मेंशन किया कि बॉयज एंड गर्ल्स, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं खड़ी हुई, बल्कि मैं मुझ जैसे लड़कों के लिए भी खड़ी हूँ कि हम सब में टैलेंट है। हम सबको क्यों डिमोटिवेट किया जाता है सिर्फ मोटे होने की वजह से? अरे मेरे भाई, किस में ऐब नहीं है, कोई एक शख्स भी परफेक्ट है खुदा के बाद, अल्लाह के बाद कोई भी परफेक्ट नहीं है। और मोटापा ऐब मेरा ऐब नजर आता है, ठीक है, आपको ये ऐब लगता नहीं, नजर आता है भाई, हर शख्स में एक ना एक ऐब है। अलीना कोई अगर देखिए परफेक्ट तो सिर्फ खुदा की जात है। इन एनी केस नॉर्मली भी कोई मोटा ना हो, कोई बहुत पतला ना हो, कोई किसी का कद जैसा भी हो, लेकिन ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है अलीना, ये किसी को छोड़ती नहीं है, ये सेलिब्रिटीज को भी नहीं छोड़ती। मुझे बिल्कुल यही कहा गया कि आपने पब्लिक की वीडियो तो आप वायरल हुई। भाई मेरी मर्जी है, मेरा अकाउंट है,
मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट हूँ, मुझे नहीं जरूरत इस चीज की, मैं तो शौकिया करती हूँ और लॉकडाउन की वजह से हर कोई फारिग है, तो इस वक्त मेरा रुझान थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। मैं दिन में 8-10 पोस्ट कर रही थी। अलीना, पिछले 10 दिनों में ये वीडियोस एक आध पोस्ट की होगी। मैं यही पूछने वाला था, उन वीडियोस के वायरल होने के बाद आप कह रहे हैं आपने एक ही पोस्ट की, क्या टिकटॉक छोड़ने? मतलब दिन में सिर्फ एक आध पोस्ट, क्योंकि मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हुई। ओके। मेरे साथ अगर मेरे अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे सपोर्टर्स का सहारा नहीं होता तो शायद मैं इस वक्त स्टैंड ना लेती, मैं इस वक्त आपके सामने बात ना कर रही होती। और उन सब के लिए जिनके लिए मैंने आवाज उठाई थी, जिनका मोटिव मैं बनी थी कि नहीं मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए आई हूँ, तो अगर वो सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रही होती। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। अलीना, ज़ाहिर है ये सपोर्ट है कि आप बात करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक तो होता है कि कोई अनजान आपके बारे में बात करे, कमेंट करे, यानी सोशल मीडिया यूज़र्स, लेकिन समटाइम्स ज़्यादा दुख तब होता है जब आपका क्लोज, आपका जानने वाला, वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, वो चाहे फ्रेंड हो, वो चाहे कोवर्कर हो, वो क्रिटिसाइज करे, फिर दुख ज़्यादा होता है। ऐसा भी हुआ आपके इस केस में? देखिए, जो मुझे जाती तौर पे जानते हैं ना, उनको पता है मेरा, तो वो सब ने तो पहली आवाज़ उठा दी थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, रही बात फैमिली की, तो डे वन सबको पता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे अम्मा अब्बा, मेरे भाई भाभी, बहन बहनोई, मेरी खाला मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको पता है मुझे मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है, मैंने एक सेट किया हुआ अपना गोल, मुझे वहीं तक पहुंचना है। लेकिन वाकई में कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मैंने रिसेंटली अभी कमेंट्स चेक करे तो मुझे स्क्रीनशॉट्स आए, तो अभी बड़ा दुख हुआ कि यार ये वो लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और मेरी स्ट्रगल पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। अलीना, ऐसी सिचुएशन में जब किसी की इस तरह वीडियो वायरल हो जाए, कोई क्रिटिसिज्म का ये लेवल हो जाए, तो नॉर्मली ये किया जाता है कि या तो अपना फ़ोन बंद कर दिया जाता है, या तो इंसान सोचता है अच्छा मैं किसी से बात नहीं करता, मैं इस बारे में कोई पोस्ट नहीं देखूंगा। आपने भी ऐसा किया या आप कंटिन्यूसली देखती रही? नहीं, मैंने देखा, मैंने दुनिया को और पढ़ा, मैं बहुत रोई, मैंने 4 दिन तक बड़े मुश्किल दिन गुजारे, बट मैं हार नहीं मान सकती। मुझे अपने लिए आवाज उठाना आता है, मैं स्टैंड ले सकती हूँ, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। ठीक, मैंने एक मैसेज पढ़ा, मैंने एक कमेंट पढ़ा जो मुझे डिग्रेड करने के लिए किया गया, मैंने वो एक सपोर्टर का मैसेज पढ़ा जिसने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं कैसे अकेली हूँ, मुझे जिल्लत देने की कोशिश की और मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी। बेशक अलीना, ये आखिर में एक पैगाम क्रिटिसाइज करने वालों को, एक पैगाम उनके माँ बाप को, एक पैगाम देखने वालों को कि आप जब क्रिटिसाइज करते हैं कीजिए, पसंद नहीं आया कहिए पसंद नहीं आया, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सोचिए, अपने ऊपर रख के सोचिए, अल्लाह आपको हिदायत दे। आप, मैं क्या बोलूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं उन लोगों के बोलने के लिए। बस इस वक्त उन लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि मेरी सारी मिन्नत पे आप लोगों ने पानी फेरने की कोशिश। और अलीना, वही सारे जो आपको सुन रहे हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, ज़ाहिर है अगर सोच रहे होंगे कि हमने गलत किया, और वो आपको आप मैसेजेस करें, कमेंट करें, आपको सपोर्ट भी करें और आपसे माफ़ी भी मांगें, तो मैं माफ करने वाली हूँ, क्योंकि जब अल्लाह हम सबको माफ कर सकता, मैं कौन होती हूँ, मैं तो वैसी गुनहगार बनती हूँ। ठीक, मैं इस चीज का हक ही नहीं रखती। चलिए, लेकिन तो जरा सोचिए, सोचना चाहिए लोगों को, लोग सोचें भी और आपसे माफी मांगें भी, क्योंकि जिन्होंने गलत किया है उनको ये सोचना चाहिए। एनीवेज अलीना, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। कहते हैं मोर पावर टू यू, यू आर स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव और से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं की, क्योंकि कहा यह गया, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि बारिश के बाद फैलाव में कमी होगी। तो सवाल है कि वाकई ऐसा होगा, क्योंकि इससे पहले मौसम से मुतालिक भी कहा जा रहा था गर्मी आएगी तो वायरस का फैलाव कम हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ नई एडवाइजेस हैं WHO की, जिसमें ये कहा गया है कि एक्सरसाइज के दौरान अगर मास्क लगाएंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। और कुछ अरसा पहले बच्चों से मुतालिक भी कहा गया था कि 2.5 साल तक जो बच्चे हैं वो मास्क ना पहने, क्योंकि उनके लंग्स उस तरह से मैच्योर नहीं होते और मास्क पहनने से उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और मवेशी मंडी अगर जाते हैं तो क्या वायरस हम साथ ले आते हैं?
क्योंकि अगर किसी को कोरोना हो और वो मवेशी को छुए, उसके पास रहे और कोई दूसरा सेहतमंद शख्स पास जाए, तो क्या ये वायरस उस तक ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी वो जो जानवर है वो कैरियर हो सकता है? तो इस सारे मामले पर हमने सोचा कि आज हम बात करें। मैं ज्वाइन किया है, सरबराह हैं आप कोरोना यूनिट के फ्रॉम न्यूयॉर्क, डॉक्टर एजाज अहमद साहब। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की बात आपने भी सुनी होगी, जो कहते हैं वो कि बारिश होगी तो कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसमें कमी आएगी। ये बदलता मौसम ये वाकई असरअंदाज होता है, क्योंकि इससे पहले बहस गर्म मौसम से मुतालिक भी थी कि टेम्परेचर राइज होगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अब ये बात बारिश से मुतालिक की गई है। जी, अभी तक जितनी हमने कोरोना वायरस की स्प्रेड देखी है और फ्रॉम चाइना फ्रॉम टू यूरोप एंड टू अमेरिका और अभी साउथ अमेरिका और मैनी ट्रॉपिकल कंट्रीज, अभी तक जो है वो वायरस की में कोई चेंज नहीं आई। अब देखें कि न्यूयॉर्क में जो वायरस का स्प्रेड है वो कम है, और लेकिन जो बाकी 3-4 स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा, एरिजोना या टेक्सास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ब्राज़ील, एक्वाडोर और जो बोलिविया है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रेन है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन वहाँ पे वायरस स्प्रेड ज़्यादा कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट ट्रू, और इससे जो स्प्रेड ऑफ द वायरस है, हो सकता है बारिश से वायरस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, लेकिन उसकी जो ट्रांसमिशन है और स्प्रेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक सर, WHO की तरफ से कहा गया जो हवादार कमरे नहीं होते वहाँ पर वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एसिस से मुतालिक भी ज़ाहिर है, उन्होंने कहा कि जहाँ पर AC होता है, वो जो कमरे बंद होते हैं, जो बिल्डिंग्स बंद होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि वही एयर सर्कुलेट होती है। और साथ साथ ये जो कहा जाता है कि 1.5 मीटर 6 फीट का फासला रखना चाहिए, जो फिजिकल डिस्टेंस है वो होना चाहिए। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर ये फासला मेंटेन है इनडोर, तब भी ये ट्रांसमिशन हो सकती है। तो सर ऐसा भी है? कुछ डॉक्टर्स ने WHO को लेटर लिखा था। जो WHO की और जो पहले गाइडलाइंस थी वो ये थी कि वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है अगर आप विद इन 6 फीट किसी से डिस्टेंस पे हो, या किसी के पास हो, कोई मुद्दा बात कर रहा हो या स्नीज कर रहा हो, और उससे होता है। लेकिन अभी कुछ डॉक्टरों ने ये लेटर लिखा कि इसके अलावा भी पॉसिबल है एरोजल स्प्रे, लाइक एयर के अंदर ये वायरस मुअल्लक रह सकता है कुछ देर के लिए और उससे ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन WHO ने इसको बहुत ज़्यादा रिव्यू किया, और 3 दिन पहले लास्ट थर्सडे को उन्होंने एक नया ब्रीफ जो है वो पब्लिश किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने कहा कि वी स्टिल होल्ड एंड मेंटेन आवर पोजीशन कि वायरस डज नॉट स्प्रेड with air, it is mostly droplet, और जो भी आपके अगर आप पास हो किसी के within 6 feet हो, उसी से spread वायरस हो रहा है। They said there is some evidence but it's not definite, so they are not going to change their recommendations and guidelines based on this. यानी हो सकता है कि ऐसा हो, अभी इस पर एविडेंस कम है। ठीक सर, कोई जानवर सबब बन सकता है इस वायरस के फैलाव का इस तरीके से कि हम मवेशी मंडी जाएं और ज़ाहिर है वहाँ बहुत से और लोग आते हैं, व्यापारी हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं जानवर के, ऐसा हो सकता है कि वायरस जानवर के ज़रिए फैल जाए, यानी उसकी लाइफ बढ़ जाए ड्यू टू दैट एनिमल? जी, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था कि कुछ जब न्यूयॉर्क में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वायरस स्प्रेड हुआ चाइना से, तो लोगों के पास पेट्स हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने घर में एनिमल्स रखे हुए हैं, तो उससे स्प्रेड होता है कि नहीं होता। तो इसके ऊपर एक गाइडलाइन CDC ने पब्लिश की हुई है कि इस तरह वायरस स्प्रेड नहीं होता। जिस तरह कुछ लोगों के बर्ड पेट्स हैं, आप उनको हाथ लगाएं, उनकी स्किन है या फर है, और उसको हाथ लगा के अगर आप दूसरी जगह को हाथ लगाएं तो इस तरह ट्रांसमिट नहीं होता। तो एनिमल से ह्यूमंस इस तरह ट्रांसमिट नहीं होता, तो दैट इज सेफ। सर लास्टली, एक्सरसाइज से मुतालिक हम ज़रा अक्सर बात करते हैं कि लंबे लंबे सांस लेने चाहिए, वो जो बीच में थोड़ा आप रेस्ट टाइम लें उसमें भी लंबे सांस लें, और मास्क अगर पहनो तो वैसे भी आपका सांस मुतासर हो रहा होता है, क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है मास्क के हर वक्त पहनने के। सर वर्जिश करते हुए मास्क अगर पहनेंगे तो क्या लंग्स मुतासर हो सकते हैं? देखिए, जो आप मास्क पहनते हैं उसका मकसद आपका ये होता है कि आपके अंदर मुंह के अंदर जो भी वायरस है वो किसी और को ना जाए। बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग अदर्स। आप एक सोसाइटी की गुड के लिए मास्क पहन रहे हैं।
तो अगर मास्क पहनते हैं तो उससे आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग डबल हो जाती है, आपका हार्ट रेट डबल हो जाता है। जब आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट डबल हो रहा है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डबल चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और अब अपने मास्क पहना हुआ है तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड स्ट्रीम को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी ज़रूरत है। तो इस द बेस्ट डेफिनेटली मास्क से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कम होती है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ऐसी जगह पे एक्सरसाइज करें जहां आपको मास्क की ज़रूरत ना पड़े, जहां पे आपके करीब ज़्यादा लोग ना हो। तो क्लोज्ड प्लेसेस जहां पे जिम्स हैं या मल्टीपल लोग जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपको मास्क पहनना पड़ेगा और जब आप मास्क पहनेंगे तो उससे आपकी बॉडी को स्ट्रेन होएगा, आपका हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और फेफड़ों को ज़्यादा काम करना। ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जो कोरोना वायरस से मतलब नई एडवाइजरीज़ हों, नए SOPs हों और उससे मुताल्लिक डिटेल्स क्या हैं, किसी चीज़ का कितना एविडेंस है, इससे मुताल्लिक हमसे हम बात कर रहे थे। एनीवेज़, आपको याद है हम ज़ाहिर हर शो में हम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक की, और आज जिस तरह हमने आगाज़ में भी गुफ्तगू की कि के इलेक्ट्रिक के दो मसाइल हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन का मसला और एक है प्रोडक्शन का मसला। अभी ज़रा बात हम करते हैं प्रोडक्शन की कि प्रोडक्शन के मामले पर जिम्मेदार कौन है। तो खबर यह है कि PSO ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि के इलेक्ट्रिक ने 9 मंथ्स के डिले से फर्नेस ऑयल का डिमांड पुट किया था। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वहाब कामरान ने। वहाब, फर्नेस ऑयल के मामले पर जो लेटर्स लिखे थे के इलेक्ट्रिक ने और एक PSO को, एक हुकूमत को और PSO ने हुकूमत को, इससे मुतालिक डिटेल से आपसे बात हुई थी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, के इलेक्ट्रिक कब खत लिखता है, डिमांड की कब पुट की जाती है, कितना फर्नेस ऑयल रह जाए तो डिमांड पुट की जाती है? देखिए, PSO हुकाम से जो बात हुई थी हमारी पहले भी और आज भी उनकी तरफ से जो फॉलो अप आया है उसमें बताया गया है कि के इलेक्ट्रिक को माली साल शुरू होने से 2 महीने कबल डिमांड के लिए लेटर भेज देना चाहिए। यानी कि अगर माली साल 2020 जुलाई में शुरू हो रहा है तो के इलेक्ट्रिक को 2020 की डिमांड अप्रैल में भेज देनी चाहिए थी कि हमें आइंदा माली साल के लिए इतना फर्नेस ऑयल दरकार होगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक इन SOPs को फॉलो नहीं कर रहा और गुज़श्ता माली साल की डिमांड भी जो कि अप्रैल 2019 में मौसूल होनी चाहिए थी PSO को, वो जनवरी 2020 में के इलेक्ट्रिक की जानिब से भेजी गई पाकिस्तान स्टेट ऑयल को। और ये भी बताया गया है कि 9 माह की ताखीर के बावजूद वो मामला तो अलग हो गया, इस साल भी जुलाई से जो डिमांड शुरू होनी है के इलेक्ट्रिक की, उस हवाले से भी 2020 के लिए भी के इलेक्ट्रिक ने अभी तक कोई खत नहीं लिखा और ना ही डिमांड बताई गई है कि हमें फर्नेस ऑयल साल 2020 में कितना दरकार होगा। तो यानी वहाँ के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है, जो पहले भी किया गया कि बैन लगाया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, फिर बैन लिफ्ट हो गया और कहा गया कि अब फर्नेस ऑयल मिल जाएगा, और कुछ दिन पहले असद उमर साहब ने भी कहा कि आप फर्नेस ऑयल हम इजाफी देंगे। तो यानी ये बातें तो होती हैं, ये इक़दामात तो होते हैं, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होता, जो कि प्रोसेस है कि आपको डिमांड पहले से पुट करनी होती है। जी हाँ, डिमांड तो के इलेक्ट्रिक बताए ना, जब डिमांड ही नहीं बताएंगे तो विफाकियों को जाहिर है पता नहीं होगा कि आगे हमारी क्या सूरत हाल होनी है। तो मैनेजमेंट का फुकदान है, राब्तों का फुकदान है और सारी जिम्मेदारी अब के इलेक्ट्रिक की तरफ आ चुकी है। और गुज़श्ता दिनों जब नेपरा में भी समाअत हो रही तो चेयरमैन नेपरा ने भी इन्हीं खदशात का और इन्हीं बातों का इजहार किया था कि के इलेक्ट्रिक ही रिस्पॉन्सिबल है इस तमाम तर सूरत हाल की। अब सूरत हाल ये है कि जो गुज़श्ता साल भी के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की डिमांड की गई थी 2,87,000 मैट्रिक टन की, उसके मुकाबले में PSO से सिर्फ 1,30,240 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल के इलेक्ट्रिक ने लिया, यानी 50% से भी कम फर्नेस ऑयल लिया गया और आज इस सूरत हाल का सामना है। वहाँ एक और मामला भी तो है, आपको भी याद होगा लास्ट टाइम जब आपसे हमारी बात हो रही थी इस फर्नेस ऑयल के मामले पर, लेटर्स के मामले पर, तो मुझे याद है कि आपने बताया था कि जो लेटर्स लिखे हैं अब उसका रिजल्ट ये होगा कि जो फर्नेस ऑयल आएगा वो 16 जुलाई को आएगा और उसके बाद ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन फर्नेस ऑयल तो पहले ही मिल गया के इलेक्ट्रिक को। अगर फर्नेस ऑयल पहले से मौजूद था, वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर सकती थी, वो इतनी ही अच्छी है, तो किया क्यों नहीं था? ठीक है, के इलेक्ट्रिक के मसाइल अपनी जगह पर, वफाकी हुकूमत के मसाइल भी तो हैं। लेकिन अब फर्नेस ऑयल बेशक ऑयल रिफाइनरीज में मौजूद है, लेकिन
फर्ज करें मुझे कोई सी चीज की जरूरत है, मैं तकाजा ही नहीं करूंगा उस चीज का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने मुझे फलां चीज की जरूरत है? यानी वो तकाजा टीवी चैनल पर बैठ के नहीं करना, वो भैया पेपर पे लिखना है और बताना है पीएसओ को कि इतना फर्नेस ऑयल हमें इस माह में चाहिए होगा। दैट मीन्स के इलेक्ट्रिक इज रिस्पॉन्सिबल। जब भी लोड शेडिंग होती है, जब भी प्रोडक्शन का मसला होता है, तो वो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अगर के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि फर्नेस ऑयल नहीं दिया गया, तो सवाल ये है कि फर्नेस ऑयल मांगा गया था या नहीं मांगा गया था। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी पुरानी है। पिछले साल भी यही किया और इस साल भी के इलेक्ट्रिक ने यही किया है कि जो डिमांड अगले माह की है वो पुट ही नहीं की। वहाब कामरान साथ मौजूद थे, आप बेहद शुक्रिया। और अब मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद के इलेक्ट्रिक जरूर सोचेगा कि डिमांड पुट करनी है कि कितना फर्नेस ऑयल चाहिए, किस महीने के लिए कितना दरकार होगा। फिर बाद में ये ना कहिए कि फर्नेस ऑयल नहीं था इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रही। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग मुतासर हुए, बहुत से ख़ानदान मुतासर हुए, बहुत से कारोबार मुतासर हुए। एक कारोबार इसलिए कहा कि लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये कारोबार करते हैं, ये तालीम के साथ साथ कारोबार करते हैं। और यही वजह है कि ये आर्गूमेंट भी दिया गया कि लॉकडाउन तो है लेकिन स्कूल वाले तो भाई अपनी फ़ीस मांग रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें तो फ़ीस चाहिए। लेकिन ऐसे में एक स्कूल आगे आया, एक स्कूल की इंतज़ामिया ने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये समझा कि वालिदैन मुतासर हैं, ख़ानदान मुतासर हैं, क्योंकि बहुत से कारोबार इस वक्त मुतासर हैं, बहुत लोगों की सैलरीज कम हुई हैं। तो इसलिए सोचा गया उन पेरेंट्स के लिए कि वो कैसे फ़ीस देंगे। बच्चा स्कूल आ नहीं रहा, कारोबार चल नहीं रहा, घर में सैलरी आ नहीं रही, खाने के पीने के मसाइल हैं। ऐसे में स्कूल फ़ीस कोई कैसे देगा? तो ये सोचते हुए एक स्कूल ने ये अहम बल्कि अहसन कदम उठाया और 5 माह की फ़ीस माफ़ की है। इस स्कूल से मुताल्लिक, उनके प्रिंसिपल से मुताल्लिक दानियाल उमर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तालीमी इदारे ने एहसास की मिसाल कायम कर दी। जितना अरसा स्कूल बंद रहा उसकी कोई फीस वसूल ना करने का ऐलान। ये कदम उठाया है मोहनी रोड पर वाक़या मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल ने। प्रिंसिपल के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लोगों पर माली मुश्किलात आईं, मजीद बोझ नहीं डालना चाहिए। जो 3 माह थी वो 5 माह की हम इनसे बच्चों से फीस नहीं लेंगे। वैसे भी हमारा जो स्कूल है यहाँ पे सिर्फ फीस ही होती है। ये 5 माह की हमारी कितनी फीस बन जाती जो हमने छोड़ी है, ये तकरीबन 26 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद 500 से ज्यादा तुलबा को बैग्स और किताबें मुफ्त देंगे। उन्होंने दूसरे स्कूलों को भी मशवरा दिया कि वो सिर्फ कारोबार न करें बल्कि इंसानियत का भी सोचें। खुदा न खास्ता मैं किसी परेशानी में आ जाऊं, मेरे बच्चे किसी परेशानी में आ जाएं और मेरा कोई सहारा ना बने और लोग बन भी सकते हों, तो मेरा क्या आलम होगा। बच्चों के वालिदैन लॉकडाउन की छुट्टियों के दौरान फीस माफी के ऐलान को बड़ा रिलीफ करार दे रहे हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ दानियाल उमर, सामा, लाहौर। बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है ये और सीखने लायक बात है ये, तो हमने सोचा इस पर मज़ीद बात करें। प्रिंसिपल की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन हमने सोचा कुछ और सवाल हमसे करने चाहिए कि कैसे फिर मैनेज करेंगे। फ़रूख शाह साहब प्रिंसिपल है उस स्कूल के में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जाहिर है आपने ख़ुद भी कहा कि 24 लाख की रकम बनती है एक मंथ की जो आप फीस की मद में लेते हैं। एक मंथ की है, 5 महीने की तस्वीर भी कर दीजिएगा मेरी। और आपने कहा कि वो आप अपनी जेब से अदा करेंगे। सर ये तो मुश्किल चीज़ तो है, ये मुश्किल बात तो है। ज़ाहिर है हर स्कूल नहीं कर पाएगा, हर शख्स तो नहीं कर पाएगा। ज़रा आपने किया भी अप्रिशिएट दैट, लेकिन अखराजात फिर पूरे कैसे होंगे? कोई सपोर्ट करेगा आपको, क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं समझता हूँ कि ये बात इसी तरह आगे चलेगी। लोगों को इस तरह पता चलेगा कि कोई स्कूल ऐसा भी है जो इस तरह करता है। हमने 5 माह की तो फीस का ऐलान किया ही था, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ मैं आगे, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि अब सितंबर में स्कूल खुलेंगे और अगर 15 सितंबर को भी स्कूल खुलेंगे तो मैं भी आपके इस चैनल पे ऐलान करता हूँ कि हम 6 माह की फीस लेंगे। ओके। चाहे 15 दिन बच्चे पढ़े भी, हम 15 दिन बच्चों से किसी किस्म की सितंबर की वो भी फीस नहीं लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम बच्चों को बैग्स भी देंगे, हम बच्चों को बुक्स भी देंगे। तकरीबन एक जो बच्चे का वो जो पैकेज होगा तकरीबन 5000 रुपये का बनता है, ये 25-30 लाख रुपए का ये भी है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि कोई लोग आपसे ताउन कर रहे हैं, जी बिल्कुल। पहली चीज़ तो यह जहाँ तक हमारी फीस का ताल्लुक है उसमें तो 100% हमने अपनी ज़ात से की है, क्योंकि वो पैसे तो हम ही आने थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह और दे। और बाकी तो ताल्लुक है इसके बाद का कि बुक्स और हम इनको कोर्सेज किस तरह देंगे
बड़े मुखैर आज़ाद मौजूद हैं, बैरून ममालिक में मेरे बड़े अच्छे दोस्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं। आप आवाज़ तो पहुँचाएं ना, आप उन लोगों को ये तो बताएं कि आप एक नेक काम करने जा रहे हैं। हमने इसी तरह रमज़ान में भी बहुत काम किया है, उसमें मेरे बहुत दोस्तों ने बहुत मेरे साथ ताउन किया है, लेकिन आगे मैं उनसे ताउन की अपील करूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो हमेशा मेरे साथ ताउन करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पिसे हुए हैं, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और जिस इलाके में जो आप स्क्रीन पे जो टीवी दिखा रहे हैं, मोहनी रोड का इलाका है जो दाता दरबार की बैक साइड पे है, जो बिलालगंज एक मशहूर मार्केट है उसके साथ है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा चलाता है, किसी की रेहड़ी है, किसी की छोटी सी दुकान है, और कोई किसी दुकान में काम करता है। तो अगर मेरी जात नहीं खाएगी और उनके बच्चों को फायदा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा कोई नया कारनामा है? मैं इसको बिल्कुल कोई चीज नहीं समझता। इससे बढ़कर बात ही क्या है सर? लॉकडाउन के दौरान ज़ाहिर है बहुत से स्कूल्स ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया और ज़ाहिर है उसका खर्च भी ज़्यादा आया। तो ये मामला भी है या बिल्कुल आपका इस वक्त तदरीसी अमल मुअत्तल है? फरूख साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, प्लीज। हमारा बिल्कुल जाहिर है तदरीसी मामला जो है बिल्कुल मुअत्तल है। और दूसरी चीज है कि जिन इलाकों में ये बात कर रहे हैं जी वहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है सारा कुछ, ये ऑनलाइन हमारे जैसे इलाकों में नहीं हो सकता। ये दुरुस्त बात है। उसके लिए एक डेस्कटॉप भी होना पड़ेगा, उसके लिए एक आपको इंटरनेट की तेज लाइन भी चाहिए, उसके लिए 10,000 चीजें हैं। वो तो खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज जो मुझे बड़ी, मैं आपका ये सवाल नहीं है लेकिन मैं खुद एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे मुझे इतना लोगों ने, आप यकीन करें, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स, और कमेंट्स भी ऐसे कि पढ़ के ना यकीन नहीं आता कि यार ये वाकई को मैंने वाकई पता नहीं क्या कर दिया है। अफसोस, मुझे अफसोस, इंतहाई अफसोस, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल के मालिकान हैं, किसी एक ने भी ये ऐलान किया है कि हम भी कुछ तरह कर लें। कहाँ लेके जाएंगे आप लोग पैसे? कितने कमाने आपने पैसे? कितने पेट आपने बड़े करने अपने? और कब तक कमाना? कब्र में नहीं जाना? अल्लाह को जवाब नहीं देना? इस चीज के बारे में आपने नहीं सोचना? क्या आप ये नहीं सोचते कि पता नहीं कल आपने इस दुनिया में होना है कि नहीं, 2 घंटे के बाद इस दुनिया में है कि नहीं, ये दौलत आपकी कहाँ जाएगी? रिलीफ दे दें। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, अल्लाह ताला ने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का आपको एक मौका दिया है। 2, 4, 5 माह में अगर आप ये रिलीफ दे दें तो हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला माफ कर दे और आपकी माफरत हो जाए। ये इंतहाई जरूरी है इस वक्त करने के लिए। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ फिर कहता हूँ कि बिल्कुल किसी को कोई तवज्जो नहीं है, मुझे कहीं से कोई आवाज नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मुझे काफी ज्यादा कुछ स्कूल मालिकान ने फोन करके बहुत बुरा भला भी कहा है। अच्छा, यानी उन्होंने आपको डिस्करेज करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे और इलाकों के और स्कूल से भी। असल में ना ये एक कारोबार नहीं है, ये कारोबार है उन इलाकों में जो पोश एरियाज हैं, जिस तरह आपके कराची के पोश एरियाज हैं, लाहौर के हैं, जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े घरों में रहते हैं, 2-3 गाड़ियों की खड़ी हैं, अल्लाह का उन पे करम है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस काम को एक गरीब इलाकों में जाके इसको तिजारत बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम फिर यही होगा। हुआ क्या है, होता क्या है, ये प्राइवेट इदारे करते क्या है? एक 3 मरले का घर, 5 कमरे, घर के अफराद टीचर, घर के अफराद कैंटीन लगाते हैं, घर के अफराद प्रिंसिपल होते हैं, सारे मिलजुल के ये सारा काम करते हैं। और उसके बाद जो भी चीज 40-50 हज़ार रुपया उनकी बचत और बच्चों का बेड़ा गर्क, उसी कमरे में पढ़ते हैं, उसी कमरे में टॉयलेट्स हैं, उसी में से गुजर को दूसरे कमरे में जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून के मुताबिक 1 कनाल से कम जगह में आप स्कूल नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ तो कम से कम 10 मरले की ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा कोई स्कूल, वो अब हुआ क्या है, इसके साथ कौन लोग मिले हुए हैं, कौन इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कौन रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट दे रहे हैं? अब हुआ क्या है, रो क्यों रहे हैं? वो रोज ले रहे हैं, वो किराए निकल नहीं रहे, वो हो गया सारा कुछ उनका ठप, कारोबार बंद हो गया, लगे वहां पे ताले। हाँ, मालिक के मकान ने उससे किराया लेना जी, मालिक मकान कुछ और है, उससे किराया नहीं लेना। ऐसा ही है। उसने जब किराए नहीं दिए तो इनके तालों के ऊपर ताले लगे, इनके फर्नीचर जब्त हो गए, अब ये रो रहे हैं, अब इनको पैसे आ नहीं रहे। और ये तालीम की खिदमत है, ये तालीमी कत्ल है। ये एक बच्चे की जिस्मानी नश्मो-नुमान नहीं होगी, इसको तालीम और तरबियत कहते हैं। उसको एक अच्छा प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, उसको हवादार कमरे नहीं मिलेंगे, उसको टॉयलेट अच्छी नहीं मिलेगी, क्या तरबियत पाएगा? बच्चा जागता ज्यादा हम लोगों के पास है,
7 से 8 घंटे जागता हुआ बच्चा हमारे पास होता है। माँ बाप जब घर से आता है सोया उठ के आता है, ऐसा ही है। घर जाता है खाना खाते सोता है, उठता है ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर घंटा टीवी देखता है, फिर सोता है। सारा जो उसका हमने नशोनुमा जो हमने क्या नशोनुमा ये बंद पिंजरे में होगी। ये जो पूरी रूटीन है ज़ाहिर है, ये तो एक बिल्कुल एक अलग मौजू है। लेकिन इस मौजू पर रहते हुए आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ज़ाहिर है आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों की तरफ से सराहा भी जा रहा है इस काम को। लेकिन मुझे सर बताएं कि जब ये फैसला हुआ, जब इसका ऐलान हुआ और वो पेरेंट्स ज़ाहिर है जिस इलाके की आप बात करें कि कोई रक्षा ड्राइवर है, गरीब लोग हैं, जब उनको ये मालूम हुआ पेरेंट्स को कि अच्छा हमने 5 महीने की फीस नहीं देनी है, रिलीफ मिला है, प्रिंसिपल की तरफ से मिला है, रिस्पॉन्स उनका कैसा था, उन पेरेंट्स का? देखिए जी, खैर खुश क्या होना है, अभी तो पता नहीं कब खुशियां उनकी लौटेंगी। अभी तो जब वो अपने कामों पे जाएंगे, वहां पे जाके बैठेंगे, फिर उनके पास वैसी चीज़ आएंगी। हाँ, एक रिलीफ उनको ज़रूर मिला है। ठीक। और मेरी वालदा और वालिद ने स्कूल शुरू किया था 1952 से। मेरे वालिद साहब कश्मीर से आए थे, श्रीनगर से। अल्लाह मेरी वालदा को ज़िंदगी दे। मेरी वालदा ने मुझे हुक्म दिया, और बल्कि मेरी साथ बेगम ने भी मुझे कहा कि आप ये काम ये करें, इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त लोगों को जो रिलीफ दे सकते हैं वो भी दें। तो मैं समझता हूँ कि उस इलाके के जो लोग हैं, एटलीस्ट कम से कम उनको एक ज़हनी सुकून ये होगा कि जिस दिन बच्चा उनका स्कूल जाएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बैग और किताबें ले खड़ा उनका इस्तकबाल करूंगा। क्या बात है। इस तरह उनका तालीम का सफ़र रुकेगा नहीं। यानी जब हम अक्सर बात करते हैं कि हुकूमत करे, तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल कर सकता है, जो कि आपने करके साबित किया। सर बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत स्टिक अप्रोच है आपकी, सुन के मुझे और अच्छा लगा। एनीवेज जी, वक्त हो गया है प्रोग्राम का ख़त्म। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस शो का। आपसे मुलाकात करेंगे कल। मौज़ूआत हमारे होंगे कुछ नए और कुछ पुराने इसलिए कि फॉलोअप करना भी होता है बहुत ज़रूरी। आपने बहुत सा ख्याल रखिए। अगर बाहर जाइए तो एहतियात के साथ, मास्क पहनकर, और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाएं। मवेशी मंडी जाएं तो बच्चों को लेकर ना जाएं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।